जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को सुप्रभात। आ जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। क्या बात है, आज बड़े चहक रहे हैं आप सभी के सभी। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रिया। क्या हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म की फिलॉसफी पढ़ ली है क्या आप लोग? हैं इसलिए सब। हाँ, गुड मॉर्निंग विनीता, रितेश, गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभात, सभी का स्वागत है। कल वाली क्लास में हाँ जी, नाजिम, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को सुप्रभात। और हाँ, प्लीज सुबह सुबह मॉर्निंग की शुरुआत ना नेगेटिव बातों से मत करिएगा। मैम वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि कुछ ना कुछ लाइफ में क्या होगा, अच्छा ही होगा, है ना। और तैयारी कर रहे हैं आप लोग ने देखा होगा कि अब बीपीएससी का भी अपडेट आ ही रहा है। तो आप लोग 27 दिसंबर के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, रेडी रखें किसी भी हालत में। 66 बीपीएससी जो है, यस अतुल, गुड मॉर्निंग। 66 बीपीएससी जो है वो छूटना नहीं चाहिए एनी हाउ, ठीक है। और एक चीज और है, मॉर्निंग में थोड़ा सा क्या कीजिए, अभी चूंकि क्या है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा स्ट्रेस लेवल आपका उतना ही बढ़ने वाला है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करें आप लोग, है ना। एनी टाइम बहुत परेशान, देखिए जितना पढ़े है ना वो सारी चीजें भूलने में भी टाइम नहीं लगता है। तो ये काम नहीं करना है। करना क्या है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो इस तरह से मेमोराइज हो जाए माइंड में कि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। इसके लिए यू हैव टू वर्क माइंड लेवल का जो होता है ना, अपना माइंड लेवल पे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे आपकी जो मेमोरी जो है ना वो क्या हो, आपकी इंप्रूव हो। और हिस्ट्री तो ऐसा है ना कि आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कल भूलने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। क्या कहा जाता है, इतिहास जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, बेवफा वाला स्टाइल इसी का होता है। आपने अभी पढ़ा, कल सब रफा दफा। ऐसा होता है क्या आप सबके साथ? हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है क्या, या अब मेमोराइज हो जा रही है चीजें? अब ठीक है पहले से? अच्छा, पहले से ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। रफा दफा नहीं करना है, जितनी चीजें हैं उसको क्या करनी है, बिल्कुल गांठ बांध करके माइंड में एनी हाउ, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए। देखिए आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को समटाइम थोड़ा ज्यादा बता दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल करने की कंडीशन में रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो हिस्ट्री बादाम खाने के बाद पढ़ते हैं, सही है। चलिए ये अच्छा एक बात बताइए, मुझे आप सब एक बात बताइए। मैंने जो कल आप लोगों को कर्नाट वंश पढ़ाया था, ठीक है, तो मुझे एक बात बताएंगे, कर्नाट वंश हो गया या वैनवार डायनेस्टी, ये सब मैंने कल आपको पढ़ाया था, वैनवार वंश, ये सब। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने तो काफी पढ़ा है, ये किसका पार्ट था जो कल मैंने पढ़ाया है? ये इज इट द पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया? ये एंशियंट इंडिया का पार्ट था? ये एंशियंट इंडिया का पार्ट था या अर्ली मेडिवल इंडिया का पार्ट था? इज इट द पार्ट ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया? ये या पूर्व मध्यकाल, यानी इट मीन्स कि आपका मेडिवल शुरू हो चुका था? जरा बताएंगे मुझे। पूर्व मध्यकाल यानी शुरू हो गया था, जरा बताएंगे हम लोग कौन सा टॉपिक चल रहा है हम लोगों का? पूर्व मध्यकाल चल रहा है। इट मीन्स कि नाउ वी आर इंटर इन द मेडिवल हिस्ट्री। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में क्या हो चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं और जिन्हें भी लग रहा होगा, देखिए जो भी स्टूडेंट हैं और जिन्हें भी लग रहा होगा कि मैम हम लोग अभी तक एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं, हम लोग एंशियंट इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मेडिवल में हमारी एंट्री हो चुकी है। हाँ, बस ये अर्ली मेडिवल था जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। यस यस, बिल्कुल ये क्या था, हमने अर्ली मेडिवल पढ़ा है, पूर्व मध्यकाल वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं इन द सेंस कि उस टाइम पे कौन कौन से जो बेसिक क्या कहते हैं, उस टाइम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने क्या किया है, कर लिया था। तो अब देखिए, अब जो आज का जो आप लोग कहते हैं ना कि मैम बता दीजिएगा कि अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग की क्या हो गई, एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मेडिवल के कंटेक्स्ट में, हिस्ट्री में, स्पेशली बिहार हिस्ट्री, चूंकि ये बिहार हिस्ट्री चल रहा है ना, तो मेडिवल के कंटेक्स्ट में बिहार की हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं क्या कि इतनी ज्यादा चीजें नहीं है जिसको हम लेकर के क्या कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये है। चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार का है वहां से क्या होते हैं, काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेडिवल पे
सामान्य इतिहास जब पढ़ते हैं आप, तो फिर इट्स ओके, आप मेडिवल पे पूरा फोकस करें, ठीक है, डजेंट मैटर, वहां पर आप जितना पढ़ सकते हैं वहां पे कोई समस्या नहीं है। बट बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो वो बहुत लेंदी नहीं है, वो बहुत जल्दी होने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, एक काम करें हम लोग, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, अगर हम लोग सामान्य इतिहास पढ़े तो वहां कर लें क्या उसे? आप लोगों की राय जाननी थी, या फिर उसे कंप्लीट करना चाहते हैं? क्योंकि ना क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब अभी क्या चाह रहे हैं? जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो करना है अभी? हाँ, वो वही मैं कह रही कि वो सामान्य इतिहास में मैं पढ़ाऊंगी, उसे और अच्छे से ही पढ़ा दिया जाएगा, तो उसे ना प्लीज अभी रहने दीजिए, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि फिर क्या है ना, फिर मेडिवल से उठ के फिर एंशियंट में बजा रहे हैं, फिर एंशियंट से उसके इधर आ रहे हैं। हाँ, तो एक काम करेंगे, नहीं तो ये पूछ रहे, विष्णु पूछ रहे हैं कि मैम सामान्य इतिहास पढ़ाएंगी, आप सामान्य इतिहास पढ़ेंगे मुझसे? पहले ये बताइए। हाँ जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, विष्णु ने पूछा है कि मैम आप सामान्य इतिहास पढ़ाएंगी, तो मुझे ये बताइए कि आप सामान्य इतिहास पढ़ेंगे मुझसे? क्या? हाँ, अच्छा, अच्छा जी, अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, देखिए ये जो कहते हैं ना मेजोरिटी बेस्ड वर्ग, हाँ, मेजोरिटी, अच्छा, धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये है कि शाजिया मैम से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो चुका है, अब हम लोगों का जो वो कहते हैं ना, मैंने क्या कहा था, तारतम्यता बन चुकी है अब, यानी कि क्लास का भी और टीचर के साथ स्टूडेंट की, जो सबसे पहले मैटर मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था, कोऑर्डिनेशन बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये जो आज वाली क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहते हैं ना, आपने पता नहीं कल देखा या नहीं देखा है, ओबामा साहब ने कल स्पीच दिया है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है ओबामा साहब का स्पीच, ठीक है ना। तो कभी कभी ना जब मौका मिले तो जरूर सुना कीजिए, ये लोग बड़ी पर्सनालिटी हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से, है ना, काफी कुछ क्या होता है, सीखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत और हम देखेंगे क्या, बिहार। दिल्ली सल्तनत और हम लोग क्या देखेंगे, बिहार, ठीक है। चलिए, अच्छा है ये। अब आते हैं हम लोग, देखिए दिल्ली सल्तनत और बिहार, अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, टोटल जो भी स्टूडेंट है इसमें इस क्लास में, या जो बच्चे फ्रेशर हैं, समझ लीजिएगा, द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज 1206 टू 1526, 1206 से लेके 1526 तक का क्या था, टाइम पीरियड था, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें करना ये है कि स्पेशली जो डायनेस्टीज हुई है ना, जो डायनेस्टीज रही हैं, उसके टाइम पर बिहार के कंटेक्स्ट में क्या कोई अटैक हुआ था, या फिर कोई क्षेत्र जो है इनके द्वारा लिया गया था, ऐसी कुछ कहानी हुई है या नहीं हुई है, हम लोगों को क्या करना है वो देखना है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है वो देखना है। तो चलिए हम लोग इसमें अब आते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में बात करें तो देखिए यहाँ पे ना जो मेजर डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो डायनेस्टीज कौन कौन सी थी बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, और इसमें ना ज्यादा परेशान नहीं होना है, दिस डायनेस्टी वाज आल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी, इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, दिस डायनेस्टी इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। और अगर हम लोग बात करें, दिस डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज इलबरी डायनेस्टी, इसको इलबरी तुर्क डायनेस्टी भी कहा जाता था, इलबरी टर्क डायनेस्टी, ठीक है, इलबरी तर्क डायनेस्टी, इसको इलबरी तुर्क भी कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, इलबरी तुर्क वंश, ठीक है ना, इलबरी तुर्क वंश भी इसे कहा जाता था। गुलाम वंश, इलबरी तुर्क वंश और ममलूक वंश से भी ये जाना जाता है, कौन सा, मामलूक वंश। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, इसके मामले में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मामलूक डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपसे कभी, आप जितने भी जो बच्चे न्यू हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टार्टिंग का, यानी कि जो हमारा स्लेव डायनेस्टी है, उसको ही इलबरी तुर्क वंश भी कहा जा रहा है, उसको ही मामलूक डायनेस्टी भी कहा जा रहा है, ये तीनों की तीनों एक ही हैं। अगर स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो वो भी सेम है, उसके अलावा बात करें इलबरी तुर्क, वो भी सेम है, और उसके अलावा बात करें मामलूक वंश, दैट इज ऑल्सो सेम।
ओके अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारी डायनेस्टी है, यहां पर ये देख लीजिएगा नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी कौन सी है, दैट इज खिलजी वंश। भाई इसके मामले में अगर बोला जाए तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। अच्छा जी शिवानी, थैंक्स शिवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें तो तुगलक वंश, इसमें नेक्स्ट में कौन आ जाता है स्टूडेंट, तुगलक वंश। जो भी न्यू कमर स्टूडेंट हैं और जिसके लिए भी जो दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी समझने में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज इसे क्या करिएगा, देखिए मैं कोई ये नहीं कि इनके बारे में बता रही हूँ, मुझे करना क्या है, इनके संबंध में इसे पढ़ना है, ठीक है। तुगलक, तुगलक, ठीक है ना, तुगलक डायनेस्टी। अब नेक्स्ट आते हैं तुगलक के बाद बात करेंगे सैयद डायनेस्टी। लेकिन बिहार में इस काल में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। सैयद वंश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं दिखती है बिहार को लेकर के। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे स्किप। हम आएंगे किसके ऊपर, लोधी पर। किस पर आएंगे, लोधी वंश पर। लोधी भी लिखाता है, दिस इज ऑल्सो लोधी, लोधी भी लिखाता है। सो नो वरी अबाउट दैट कि मैम कैसे ये लोधी हो गया, कैसे ये लोधी हो गया। ओके तो इसको इस तरह से ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए ये ना 4 डायनेस्टी हैं दिल्ली सल्तनत में, ध्यान से देख लीजिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। अच्छा एक बार फिर से बता दूं, ओके रितेश अभी नहीं दिख रहा है क्या, एक बार रुकिए मैं साइड हो जा रही हूं। अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ जी बच्चे अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्लीज मुझे बताइएगा। अब जिनको भी देखने में परेशानी हो रही है मुझे एक बार बता दीजिएगा, अब तो क्लियर है ना आप लोगों को, सब कुछ ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताती हूँ, ये रहा, ये हम लोग बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम लोग बात करें ये 4 डायनेस्टी रही है, ठीक है। तो 4 डायनेस्टी में मैंने क्या कहा कि इस डायनेस्टी के बारे में बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग को नहीं देखना है। पहले ही मैं कुछ फ्रेम आपको क्लियर कर दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करें पूरे इंटायर दिल्ली सल्तनत की रिगार्डिंग बिहार से, तो ये हम लोग देखते हैं तुगलक। मैंने कल ही आप लोग को पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद होगा तो किस टाइम पे तुगलकों का अटैक हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक ने कब अटैक किया था बताइए तो जरा। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एक डायनेस्टी के बारे में कि उसी वंश के काल में क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, बताएंगे जरा आप सब। तेरह सौ 5 में। अच्छा गयासुद्दीन तुगलक का अटैक हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को। कर्नाट वंश में मैंने कल पढ़ाया था ना आप लोगों को। हाँ जल्दी थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, बहुत ये पता क्या है मैम, आपको मैं बता देती हूँ। देखिए हिस्ट्री में ना इफ और बट नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। यानी अगर जो पूछा जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पे कौन सा डायनेस्टी था जिस टाइप का अटैक हुआ था, कर्नाट वंश था। क्लियर है, कल ही मैंने बताया था कि 14वीं शताब्दी तक लास्ट रहता है कर्नाट वंश। ये मैंने कल बताया है, नहीं बताया है। अगर देखिए इतिहास में आपसे यही कर रही हूँ कि आपको करना क्या है, अपने आप को मेंटली अपने आप को क्या करिए, प्रिपेयर रखिए। कल ही मैंने बताया था कि कर्नाट डायनेस्टी का यहाँ से यहाँ तक जो है 1097 में शुरू हो रहा है इसका वंश, और हम देखते हैं लास्ट तो वहां तक जा रहा है। ये तो मैंने कल ही बताया था आपको। और गयासुद्दीन के समय पर ही हम देखते हैं मेनली क्या होता है कि मिला लिया गया था, जो तुर्क जो है बेसिकली वो यहाँ पर स्टैब्लिश्ड होते हैं। हाँ 1320। और जो भी लोग अभी बता रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोग, हाँ थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, रिवीजन भी किया कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन भी किया कीजिए। मैंने कल ही बताया था गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे कर्नाट डायनेस्टी जो है वो मिला लिया गया था किसमें, दिल्ली सल्तनत में। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार जो हम लोग कह सकते हैं कि किस में आया था, ये तुगलक डायनेस्टी के काल में आया था। गुलाम वंश के समय पे अगर देखें, खिलजी के समय पे तो ये देखिए, ये ध्यान रखना है ये 4 डायनेस्टी है। अभी मैं इनके बारे में पूरा आपको डेट नहीं लिखाऊंगी, वो जब नॉर्मल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें करते चलेंगे। अभी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा घालमेल हो जाएगा क्योंकि बिहार भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, तो ओवर स्ट्रेस मैं नहीं देना चाहती आपको। इत्मीनान से जो जरूरी है बिहार के संदर्भ में हम लोगों को क्या करना है वो पढ़ना है, कि जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, ठीक है ना।
जो भी हमारे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट होगा हमें क्या करना है उसे पढ़ना है। ये नहीं कि सारी की सारी चीजों को पढ़ जाना है, वो काम नहीं करना है, ठीक है ना, वो काम नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें, अगर बात करें देखिए अब ये जो जैसे गुलाम वंश, यहाँ पर ये 2 टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जिस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा मामलुक कौन थे। देखिए मामलुक डायनेस्टी, नीरज पूछ रहे हैं कि मैम मामलुक कौन थे या तुर्क कौन थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको गुलाम वंश बोला जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी। गुलाम वंश के बारे में अगर बात करें तो उस टाइम पीरियड पर यानी मध्यकाल में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए थे, जो चरवाहे या बंजारी किस्म के लोग थे जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया था, तो वो नए नए क्या हुए थे, तुर्क बने थे। और उस टाइम पर क्या होता था, गुलामों की एक मंडी लगती थी, यानी स्लेव का यानी दासों का एक बाजार लगता था, बहुत बड़ा बाजार लगता था। और उस बाजार में होता क्या था कि लोग गुलामों को खरीदते थे। अब ये जो गुलाम होते थे ना, ये ध्यान रखिएगा, ये गुलाम वो नहीं होते थे कि आपके घर का सर्विस देंगे, यानी सारा सामान बनाना या फिर सारी तरह की सर्विस देना, ये काम इन गुलामों का नहीं था। इन गुलामों का बेसिकली काम क्या था, ये देते थे मिलिट्री सेवा। चलिए यहाँ पे बता देती हूँ, अगर जैसे अगर आप लोग को ये हो रहा है कि मैम गुलाम वंश ही क्यों बोलते हैं इसको, वाई वी कॉल्ड एज दे एज अ स्लेव डायनेस्टी, इसको स्लेव ही क्यों बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला जाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, ये है बेसिकली कन्वर्टेड मुस्लिम। ये कौन थे, कन्वर्टेड मुस्लिम थे। कन्वर्टेड इन द सेंस कि ये पहले, इसके पहले क्या थे, इसके पहले या तो बर्बर थे जनजाति के तौर पे, या फिर ये हम लोग कह सकते हैं चरवाहे होंगे, ठीक है ना, चरवाहे इस टाइप के जो लोग थे वही हुआ करते थे। ये कन्वर्टेड हुए यानी इनका धर्मांतरण हुआ, इनका धर्मांतरण हुआ। अब ये धर्मांतरण के बाद क्या बने, ये बने मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम में भी कौन से मुस्लिम कहलाए, ये तुर्क मुस्लिम कहलाए। लेकिन इसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो ये क्या होते थे, ये इनमें से बहुत एक मंडी लगती थी मध्य एशिया में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, मध्य एशिया के क्षेत्र में एक मंडी लगा करती थी। मंडी इन द सेंस कि जिसको हम लोग कहते हैं ना हाट कहते हैं या बाजार कहते हैं। हाट लगता था किसका, गुलामों का। किसका लगता था, गुलामों का। और यहाँ पर क्या होता था, गुलामों का खरीद फरोख्त होता था। तो आप लोगों ने सुना होगा, और ये जो गुलाम थे कि व्हाट वाज द, मतलब इनके कार्य क्या होते थे, ये जो गुलाम थे इनके कार्य क्या होते थे। गुलामों के कार्य की बात करें अगर हम लोग कि ये लोग कौन से कार्य करते थे, ये आपके घर के कार्य नहीं करते थे, ये बेसिकली क्या देते थे, सैन्य सेवा देते थे। सैन्य सेवा, इट मीन्स दे गिव्ड मिलिट्री असिस्टेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये किसके फॉर्म में देते थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि मिलिट्री के तौर पर ये लोग क्या करते थे, मिलिट्री सर्विसेज के तौर पर ये लोग क्या करते थे, अपनी मिलिट्री सर्विसेज के तौर पर ये लोग अपनी सर्विस देते थे, ठीक है ना। मिलिट्री सर्विसेज के तौर पर ये लोग अपनी सर्विस देते थे। अब एक चीज और है, जब मंडी लगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मंडी लगी तो आप खुद बताइए, जो हट्टा कट्टा बिल्कुल देखने में होगा, लोग उसे सेना में रखना पसंद करेंगे या दुबला पतला कमजोर सा व्यक्ति को। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जो काफी देखने में चुस्त दुरुस्त होगा उसे लिया जाएगा गुलाम, मतलब इस सैन्य सर्विस के लिए, या फिर जो बिल्कुल कमजोर होगा, दुबला पतला होगा, कुपोषित होगा, माल न्यूट्रिशनल जिसको कह सकते हैं देख करके, उस तरह के व्यक्ति को लिया जाएगा, बताइए। हट्टो कट्टो विष्णु बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग पीपल को। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो मंडी हुआ करती थी ना, अब आप समझिए ये जो गुलाम थे ना, तो इट मीन्स ये गुलाम कैसे थे, ये काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस बहुत हद तक, तो अगर हम लोग बात करें जो मध्य एशिया है, ये इसका ना भौगोलिक कंटेक्स्ट भी बहुत मदद करता है। ये है क्या, काफी उबड़ खाबड़ टाइप का था उस टाइम पे जो क्षेत्र है, भौगोलिक जो अगर रूप से देखें अगर, तो काफी क्या था, कम मतलब अगर कहते हैं जैसे आपने देखा पहाड़ों के जो लोग होते हैं तो वो इतना पहाड़ वहाड़ चढ़ते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन हम जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर प्लेन लैंड के, अगर हमसे कहा जाए तो हम लोग एक बार जाते हैं, लोग को देखिए वैष्णो देवी जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, कई दिन तक पता चलता है पैर फूल गया, पैर में स्वेलिंग आ गई, तो ये पता चलता है कि हम लोग उसके यूज टू नहीं है जो प्लेन लैंड के हैं। इनके यहाँ क्या था, इनका जो जोग्राफिकल कंटेक्स्ट था ना, दुर्गम होने की वजह से, जैसे पहाड़ियां हो गई ये सब, तो इसकी वजह से वो क्या हो गए, काफी स्ट्रांग हो गए और काफी हट्टे कट्टे होते हैं, लंबे चौड़े, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग देखें तो काफी जो स्ट्रांग उसमें जो हुआ करते थे, उसे ये लोग बनाते थे अपना गुलाम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मोहम्मद गौरी जो था, ठीक है, मैं मोहम्मद गौरी ने भी क्या किया था, वो मंडी जब जाता है तो उसे मिलता है वहां पर कौन, उसे मिलता है वहां कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कौन था, ऐबक भी गुलाम था। मींस इसको इमेजिन करिए कि एक मंडी लगी हुई है, उस मंडी में कौन है, ऐबक को अगर लिया गया तो वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, होगा या नहीं होगा,
उसको अगर मोहम्मद गौरी ने चुना है अपने गुलाम के लिए, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। हाँ हाँ, ज्यादा मोटा की बात नहीं कर रही हूँ, ये लोग वैसे भी बहुत मोटे इनके यहाँ नहीं होती ओबेसिटी, लंबे होते हैं और काफी मतलब क्या कहते हैं, हाइट वाइट में काफी लंबे चौड़े होते हैं ये लोग। ठीक है, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि देखिए अगर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा, तभी उसको लिया है कि भाई ये मेरे यहाँ सर्विस देगा, सेना में सर्विस देगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या देखते हैं कि जो भी उसके बाद देखिएगा कि जो शासक बने, तो यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, जब ऐबक आया, यहाँ एक स्टोरी और समझ लीजिएगा, ऐबक भी क्या था, काफी स्ट्रांग गुलाम था, गुलाम इन द सेंस कि इसको जब कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था, जब यहाँ से लौट जाता है अटैक वगैरह करके, और बाद में जब क्षेत्र का विभाजन हुआ था, तो उसने इस यहाँ का जो क्षेत्र था वो दे दिया था ऐबक को कि तुम संभालो। ठीक है, तो ऐबक भी क्या था, उसका गुलाम था, उसने कहा ठीक है। अब संभालने की जगह पे क्या हो गया कि वो धीरे धीरे यहाँ का अपने आप को एक तरह से, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया कि मैं सुल्तान हूँ, उसने कभी भी इस बात को डिक्लेयर नहीं किया कि हाँ आई एम सुल्तान। उसने हमेशा अपने आप को क्या माना कि भाई मैं यहाँ का एक तरह से प्रशासक हूँ या कमांडर इन चीफ हूँ। हमेशा पढ़िएगा कि कुतुबुद्दीन वाज नेवर डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं सुल्तान हूँ। वो हमेशा क्या करता था, और इनफैक्ट वो दिल्ली में रह के भी शासन नहीं करता था, वो कहाँ से शासन कर रहा था, वो लाहौर में रहता था, वो दिल्ली आया भी नहीं था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, तो वो भी गुलाम था, उसने क्या किया, यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब है, उसकी जब डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था इल्तुतमिश को, यानी एक उसी मंडी से इल्तुतमिश को खरीदा गया था, इल्तुतमिश भी गुलाम था। ठीक है, अब कहानी यहाँ पर समझिए, जब इल्तुतमिश आता है, तो एक बात बताइए, कोई भी इंसान ये चाहता है क्या कि हम जिस कंडीशन में है वैसे ही बने रहें? हाँ, जो कमजोर है, स्पेशली अगर मान लीजिए हम राजा बन गए, ठीक है, और लेकिन हम थे गुलाम और हम बन गए राजा, तो ये बात उस गुलाम को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? वो कोशिश करेगा ना कि मैं इसे हटाऊं अपनी तरफ से, इस नाम को अपने जो मेरी वंशज आने वाली पीढ़ी है, इस नाम को हटाओ। भाई आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति राजा बन गया, सुल्तान बन गया, लेकिन उसको कहा जा रहा है ये गुलाम थे, ये गुलाम थे, ये बात उसको बार बार कचोटेगा, तो बार बार कचोटेगा, तो ये उसने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता ये निकला कि भाई, हाँ यही चीज समझना है, बीच का रास्ता क्या निकला, बीच का रास्ता ये निकला कि ऐसा है, हम लोग गुलाम वंश, जो हमारे जो भी बच्चे होंगे या आगे जो पीढ़ी बढ़ेगी, तो उसे जो है गुलाम वंश ना करके हम लोग हैं इलबरी तुर्क। इलबरी का मतलब होता है कि ये जो गुलाम थे, बेसिकली इनका जो कास्ट था, यानी कि ये इलबरी, वहां पर एक क्षेत्र हुआ करता था, उसी इलबरी एरिया के थे कौन, इल्तुतमिश वगैरह। इल्तुतमिश कहाँ का था, इसी इलबरी क्षेत्र का था, और उसने क्या किया, अपने नाम में इसको जोड़ा, इलबरी क्षेत्र का था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि कहा कि हमें जो है गुलाम मत बोलो, गुलाम की जगह तुम हमें क्या बोलो, इलबरी वंश बोलो, हम लोग इलबरी वंश से संबंधित है। ठीक है, हम लोग क्या है, इलबरी वंश से संबंधित हैं। तो ये इल्तुतमिश लेकर आया था ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये देखा गया कि वो लोग, स्पेशली आप देखिएगा जब इल्तुतमिश आ जाता है, तो उसके बाद एक नियम ये आया कि इन लोगों ने अपने आप को प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लेना शुरू कर देते हैं कि आई एम नॉट गुलाम, अब नाउ आई एम नॉट अ स्लेव। प्रॉपर उस टाइम पे खलीफा हुआ करते थे, मुसलमानों के एक धर्म गुरु होते थे उस समय पे, तो उनसे इन लोगों ने सर्टिफिकेट लेना शुरू किया कि हमें दास्ता से मुक्त किया जा रहा है, यानी अब मैं स्लेव नहीं रहा। तो यानी इट मींस कि ये बात इनको अंदर से बहुत बुरी लगती थी कि मैं स्लेव हूं, मैं स्लेव हूं। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने फाइनली एक सर्टिफिकेट लिया कि मैं अब स्लेव नहीं हूं। अब हुआ क्या कि अगर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना, दोनों के दोनों पक्ष जो हैं, इनमें से देखा जाता था उनका कुछ क्षेत्र था, वहां से कौन कौन बिलोंग करते, तो अगर एक जैसे हैं तो उन्हें कहा जाने लगा ये मामलूक लोग हैं। ठीक है ना, अब माता पिता के रेस से जोड़ा ना जाने लगा कि कौन कौन से क्षेत्र से मिला करके। ये इलबरी के बाद हम देखते हैं क्या कि जब बलबन आता है, तो वो भी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाता है। बलबन जैसा आप लोग को पता ही है, इसने क्या किया था, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, और इसने ये भी कहा था कि अगर कोई सुल्तान बनता है तो इसमें ईश्वर की क्या होती है, इच्छा होती है, दैट्स वाई वो सुल्तान बना है। तो यानी आप देखिएगा कि जितने गुलाम वंश के जितने शासक हैं ना, वो अपने आप को कहीं ना कहीं से गुलाम कहलाने से परहेज कर रहे हैं, और अपने आप को इस नाम से क्या करना चाह रहे हैं,
हटाना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है जो हिस्टोरियन है वो उसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, जो नाम रखा चुका था बाद की बात है। तो हिस्टोरियन, चूंकि इनको पता है कि ये सभी गुलाम थे और इन लोगों ने शासन किया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, गुलाम वंश। तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो इतिहासकारों के द्वारा दिया गया नाम है गुलाम वंश। इल्तुतमिश जब आया तो इसने कहा कि हम इलबरी क्षेत्र के थे तो हम इलबरी तुर्क कहलाएंगे। जब बलबन आता है तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम लोग अब माता पिता के देखेंगे जो हम लोग के एक क्षेत्र से हैं, हम सब अब मामलूक वंश से हैं। तो इसने क्या किया, बलबन कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है किसका, मामलूक वंश का, यानी मामलूक डायनेस्टी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? हाँ जी, अब क्लियर हो गया कि ये क्या कहलाता है, इसके पीछे की कहानी क्या थी। अब तो कहीं समस्या नहीं आएगी आप सबको? हाँ जी बताइए, ये क्लियर हुआ, मामलूक किसे कहते हैं, इलबरी किसे कहते हैं, अब क्लियर है, इसमें क्लियरिटी हो गई अब? हाँ, यही इसी के बारे में हम बता रहे थे आपको कि यही कहानी थी गुलाम वंश, इलबरी वंश और मामलूक वंश। हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया, चूंकि ये सभी के सभी गुलाम हैं तो इसलिए नाम दे दिया गुलाम डायनेस्टी। इल्तुतमिश के टाइम पे इन्होंने क्या किया कि अपना एरिया देखना शुरू किया, तो उसने कहा कि हम इलबरी क्षेत्र से हैं तो इलबरी हो गई। और उसके बाद जैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि एंग्लो इंडियन की बात की जाती है कि एंग्लो इंडियन यानी माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और एक कोई एक अंग्रेज हो तो उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो वैसे इन लोगों ने कहा कि हम लोग अब उस नस्ल को भी देखेंगे तो हम लोग मामलूक कहलाएंगे, उसमें अपर क्लास में है। तो बस ये था मेन कहानी, ठीक है, यही थी इनके पीछे की कहानी। जिनको गुलाम वंश में समझने में दिक्कत आती है तो यही थी मेनली। मतलब ये कि ये बेचारे अपने पूरे कार्यकाल में संघर्ष करते रहे हैं कि किसी तरीके से हमें क्या किया जाए, दास्ता से मुक्त कर दिया जाए, ठीक है ना। दास वंश, दास इसी को कहते हैं, स्लेव को ही दास बोला जाता है। गौरव, गौरव, स्लेव को ही क्या बोला जाता है, दास। अब आइए बिहार में तुर्क आक्रमण, ठीक है गौरव, इसे ही क्या कहा जाता है, यानी टर्क अटैक इन बिहार। बिहार में हम लोग क्या देखते हैं, हाँ, दास इन्हीं को कहा जाता है। दास, स्लेव का मतलब ही होता है दास, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करें कि इसमें यानी किस टाइम पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए बिहार में कहानी शुरू होती है 1197 से 98, ठीक है ना। किसके टाइम पर, यानी अगर हम लोग बात करें तो बिहार में तुर्क आक्रमण की शुरुआत, तुर्क आक्रमण की शुरुआत किसके इस टाइम पर होती है। इसका पूरा नाम था, हाँ, बख्तियार खिलजी। जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा तो इसका पूरा नाम क्या था कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियारुद्दीन खिलजी इसका नाम था। इख्तियारुद्दीन सॉरी, हाँ, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियारुद्दीन खिलजी, बख्तियारुद्दीन खिलजी इसका पूरा नाम था, है ना। तुर्क आक्रमण की शुरुआत इसके समय पर, खिलजी के समय पर होती है। फर्स्ट टर्क अटैक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसके टाइम पर देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं चलिए अब नेक्स्ट इसमें अगर इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं, इसका पूरा नाम क्या था, इख्तियारुद्दीन, या उतना जानने की जरूरत नहीं है, या लिख लीजिए इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियारुद्दीन खिलजी, बख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका क्या नाम था, इख्तियारुद्दीन, और नॉर्मली इसको क्या कहा जाता है, एक शब्द में अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी,
बख्तियार खिलजी इसको कहा जाता है। तो इसके टाइम पर ही क्या हुआ था, और ये देखिए ये वो समय है, यानी अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पर ये किसके अधीन में काम कर रहा होगा, या इसके अधीन में कौन था, तो या किसके अंडर में ये काम करता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मेन था उस टाइम पे। जो भारत के कुछ क्षेत्र जो थे वो लिए गए थे, वो किसके द्वारा, बहुत छोटा नाम है। अच्छा देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ना इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, तो ये जो टर्म आता है ना, इब्ने, इब्ने का मतलब होता है बेटा, इतना जानने की जरूरत नहीं है। इब्ने का मतलब ही हो जाता है क्या, बेटा, ठीक है ना। मतलब ये हुआ इख्तियारुद्दीन मोहम्मद का बेटा बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो पिता और पुत्र दोनों का नाम साथ साथ आता है। हाँ, पिता और पुत्र का जो है नाम जो है वो साथ साथ आता था उस टाइम पे। इब्ने मतलब ही हो जाता है कि ये फलाना का बेटा फलाना, ठीक है। अब आगे मत कहिएगा भाई चिलाना का बेटा चिलाना, ये नहीं बोलना है, हाँ ठीक है। तो ये क्या था, ये नाम हुआ करते थे, और इनके यहाँ एक ट्रेंड था कि पिता का नाम साथ साथ लगता है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा इनफैक्ट सऊदीया वगैरह में भी यही होता है कि पिता का नाम जो है उनके साथ साथ लगता है ना, पिता का नाम साथ साथ लगता है। तब आ जाते हैं बिहार में। तो ये बख्तियार खिलजी के टाइम पर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। हाँ, बख्तियार खिलजी के टाइम पर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो ये किसके अंडर में काम करता था उस समय पे, अब आ जाइए इसके बारे में बात करें तो ये हिसामुद्दीन, अवध का जो उस टाइम पर अवध का जो क्षेत्र है, ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं बख्तियार खिलजी के बारे में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि अवध क्षेत्र का सूबेदार था, कौन था सूबेदार, हिसामुद्दीन। सूबेदार था कौन, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन। इट मीन्स कि सूबेदार ऑफ अवध, अवध। देखिए अवध ना दो तरह से लिखाता है, ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। सूबेदार ऑफ अवध वध, क्या नाम था इसका, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन नाम था। इसी का ये जो था सहायक था, सहायक इन द सेंस की असिस्टेंस के तौर पे या असिस्टेंट के तौर पर, ये क्या था, असिस्टेंट के तौर पर इसको क्या करता था। इसका सहायक कौन था, इसका सहायक था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। इसका सहायक कौन था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि हिसामुद्दीन जो बख्तियार खिलजी है वो किसके अंडर में काम कर रहा था, तो वो अवध क्षेत्र के सूबेदार हिसामुद्दीन के सहायक के तौर पर अपनी सेवा दे रहा था। क्या कर रहा था ये, हिसामुद्दीन के सहायक के इस पर ये अपनी सेवा दे रहा था। अब बात करते हैं, आपने काफी अच्छी जब सर्विस दी तो क्या होगा, मालिक जो है इंप्रेस होगा, खुश होकर के इसने क्या किया, इसे जागीर दिया, ठीक है, जागीर दिया, इसे जागीर प्रदान की। अब ज्यादा ना डीप में नहीं जाना कि क्या हुआ, अगर जानना है तो जान लीजिए मिर्जापुर बहुत फेमस है, और म्यूली, ये दो जगह थे जहां की जागीर किसने दी थी, आपको हिसामुद्दीन ने। किसे दे दी, बख्तियार खिलजी को यहाँ की जागीर प्रदान की। अब जो जागीर मिला, हाँ, अब जो जागीर मिला तो उस जागीर से इसने क्या किया, यानी कि धीरे धीरे उस जागीर का मतलब ही हो जाता है क्या कि एक भूमि, एक तरह से लैंड का एक पूरा एरिया दे दिया कि आप यहाँ के क्या हो गए हो, जागीरदार हो गए हो, ठीक है। तो इसको यहाँ का जागीर दे दिया गया। अब जागीर देने के बाद बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि यहाँ पर अपने अफगानिस्तान के क्षेत्र से हम देखते हैं क्या कि वहां से कुछ लोगों को वो क्या करता है, या कुछ मुसलमानों को भी, जो उस टाइम के जो तुर्क के लोग थे, अफगानिस्तानी जो तुर्क के लोग थे, उन लोगों को ये बसाना शुरू करता है अपने इसमें, यानी एक कुछ तुर्क लोगों को, तुर्क इन द सेंस इसको एक वर्ड में समझ लिए कि मुसलमानों को इसने क्या किया, हाँ, मुसलमानों को स्थापित करना शुरू किया, को स्थापित करना शुरू किया, ठीक है ना। कहां पर, बख्तियार खिलजी क्या कर रहा है, जो जागीर मिली उससे जो इसका अर्निंग हुआ, उसने क्या किया कि काफी अपनी कंडीशन मजबूत कर ली, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, जागीर और जमींदारी में, जागीरदारी और जमींदारी में फर्क मालूम है ना आप लोगों को, या नहीं मालूम है, हाँ जी, जागीर और जमींदार, जिसको कहते थे जागीरदार हुए और जमींदार हुए, मैम अभी आपने बोला कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर था,
नहीं, कुतुबुद्दीन यानी उस टाइम पर जब तुर्कों ने भारत पे, कब तुर्कों के अंडर में चला जाता है भारत, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना स्वाति, समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत हुआ, एक सपोज दैट ये आपका भारत हुआ, ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये किसके किसके अंडर में आया था, ये आया था कुतुबुद्दीन के ऐबक के अंडर में, ठीक है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सब जगह तो शासन नहीं कर सकता था, वो अपने प्रतिनिधि रखेगा ना। तो जो अवध का क्षेत्र था वहां इसका प्रतिनिधि था, इसके प्रतिनिधि के तौर पर यानी सूबेदार के तौर पर कौन काम कर रहा था इस यहाँ पर, तो हिसामुद्दीन इसका सूबेदार था, ठीक है, हिसामुद्दीन। तो उसको सहायता देने के लिए कौन, किसको देखते हैं हम लोग, उसको सहायता दे रहा है कौन, बख्तियार खिलजी। हुआ क्लियर स्वाति? ठीक है। जमींदार पुश्तैनी खानदानी जमींदार जागीरदार गिफ्ट में जमीन मिलना, दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुआ। हाँ, जागीर, देखिए जागीर एक तरह से आपको बताऊं, आप लोग कलेक्टर समझते हैं, आईएएस जो होते हैं कि भाई ट्रांसफरेबल जॉब है, उस हम लोग कहते हैं ना जिला का मालिक तो जो होता है वो कलेक्टर ही होता है, कहते हैं ना हम लोग कि जिला का जो मालिक होता है वो कलेक्टर होता है। लेकिन आप देखिएगा वो ट्रांसफरेबल जॉब है, कोई कलेक्टर किसी एक जिले में परमानेंट नहीं रह सकता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो हम आज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या था कि अगर किसी को जागीर दे दी गई है तो वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं वो अपने पास आप रखिए, कुछ हिस्सा सरकार को दे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखें। अब उससे आप चाहे सेना अपनी संगठित करिए, अपने आप को मजबूत करिए, लेकिन वो ट्रांसफरेबल है। जैसे मान लीजिए मेन राजा को अगर पता चल गया कि उसने इस जागीर पे जाकर के, जिसको जागीर दी गई है, वहां के लोग खुश नहीं है, तो वो उसे वहां से हटा के दूसरी जगह की जागीरदारी दे सकता है, समझ गए ना। यही जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था। शॉर्टकट में मैंने बता दिया आप लोगों को कि जागीरदारी का मतलब ही होता था ट्रांसफरेबल, यानी वो आपकी परमानेंट भूमि नहीं है, वो आप राजा या शासक के, जब तक वो आपसे खुश है तब तक वो आपको रखेगा, अदरवाइज वहां से वो, जब अगर आपके खिलाफ वहां कुछ पता चला तो वो आपको तुरंत वहां से ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो वो कहलाती थी जागीरदारी। हाँ, और जमींदारी का मतलब हो गया कि जो पुराने लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन चली आ रही है, पुरखों से चली आ रही है, तो उनकी जमीन कोई ट्रांसफरेबल नहीं थी, वो उसके परमानेंट मालिक हुआ करते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसको कि तुर्क, यहां पर इसने क्या किया था 1197-98 में। देखिए किसने पूछा है, आशीष पूछना है कि मैम दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 में शुरू होता है। 1206 में शुरू होना अलग बात है कि हाँ भाई हम लोग को दिख रहा है कि दिल्ली सल्तनत एक एस्टैब्लिश्ड हुआ, लेकिन उसके पहले जो थे ये लोग का अटैक तो शुरू हो ही चुका था, यहाँ पे तो पहुंच ही चुके थे, यहाँ पर तो ये लोग पहुंच ही चुके थे। एक बात बताइए, तराइन का वॉर कब हुआ था? नॉर्मल आशीष मैं आपसे पूछ रही हूँ, तराइन का युद्ध कब हुआ था? उसी से आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 और, हाँ 2 बार हुआ है, तराइन का युद्ध हुआ है, ठीक है। और तराइन के युद्ध में किसकी हार हो गई थी? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी जीता था, है ना। तो जब अगर मोहम्मद गौरी जीत गया तो इसका मतलब वो क्षेत्र तो उसके पास आ चुका था, क्लियर है। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया कि मोहम्मद गौरी जो था, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग को अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मोहम्मद गौरी जो था इसने क्या किया कि जो उत्तर ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपने सेनापति को इसने लगाया, कमांडर इन चीफ जो इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक, कहा कि तुम इसे तब तक क्या करो, देखो, ठीक है। तो जब मोहम्मद, अब भाई इसके रहते भर में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान नहीं क्लियर कर सकता है ना, डिक्लेयर नहीं कर सकता है ना। जब इसकी हत्या हो गई, मोहम्मद गौरी को जब मार दिया गया, तब आप देखिए कि कौन आ जाता है, तब ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में कि हाँ ये शासक हो गए, क्लियर है। यानी 1192 में तो ऑलरेडी हम इन लोगों ने क्षेत्र तो जीत ही लिया था। किनका क्वेश्चन था ये? आशीष का ना। तो अब क्लियर हो गया आशीष, क्लियर है अब आपका? ठीक है। तो बस ये कि ये लोग ऑफिशियली नहीं अनाउंस करते थे। जब इसकी मृत्यु हो रही है तो उसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि 1206 में हो गया कि भाई इस क्षेत्र का पूरा जो क्षेत्राधिकार है वो मोहम्मद गौरी के हाथ में आ जाता, सॉरी किसके हाथ में आ जाता है आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाता है। तब उसने क्या किया, उसके बाद फिर उसने क्या किया कि वो पूरी तरीके से जो है अपना विस्तार करना शुरू करता है।
उसमें भी इल्तुतमिश के थ्रू, वो खुद लाहौर में रहता है, इल्तुतमिश इधर क्या करता है, देख रहा होता है, बदायूं के पास का जो क्षेत्र वहां पर इल्तुतमिश देख रहा होता है। तो इस तरह से चीजों को समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें अब आगे आते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, क्लियर है ना यहाँ तक? अब तो समस्या नहीं है समझने में। जिनको भी अंदर से डाउट लग रहा होगा, तो जब 92 के बाद ही इनकी कहानी स्टोरी शुरू हो जाती है, तो 1197-98 तो फिर भी डिले है इनके हिसाब से। तब तक तो ये अच्छा खासा यहाँ पर फैल चुके होंगे और इनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई होगी। एम आई राइट आशीष? हाँ जी आशीष, क्लियर है ये अब? चलिए, तो यही मेन यही था, समझने का यही था कि 1192 के बाद ही हम देखते हैं कि इन लोगों के हाथ में क्या होता है, यहाँ वाला क्षेत्र इनके हाथ में आ चुका रहता है। तो क्लियर करिए इसको, कुछ भी चीजें हैं कंफ्यूजन है उसको क्लियर करिए, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। तो ये क्या था, बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इस क्षेत्र पर पूरा का पूरा क्या किया था, अधिकार किया था, या 1197-98 में इसने क्या किया था, अटैक किया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या कि बख्तियार खिलजी जो है इसका अभियान, इसने कौन कौन सा अभियान किया। बख्तियार खिलजी जो है इसने क्या किया, कौन कौन सा अभियान किया है, ये हम लोग देखेंगे, जिससे इसकी क्या हो गई, स्थिति मजबूत हो गई। बख्तियार खिलजी के बारे में बात करें तो अभियान, अभियान का मतलब होता है बेसिकली कैंपेन। अभियान कौन कौन कहां कहां पे इसने सबसे पहले इसने अभियान किया। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसने कहां कहां पे इसने क्या किया। तो जब बख्तियार खिलजी का जब अटैक हो रहा होता है तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर, यानी कि इस टाइम पे बंगाल में क्या कंडीशन थी, तो एक तरफ सेन वंश है, ठीक है, और एक तरफ पाल वंश है। यानी एक साइड में कौन सी डायनेस्टी है, सेन डायनेस्टी है, सेन डायनेस्टी, और एक तरफ में कौन सी डायनेस्टी है, दैट वाज पाल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी। इस सेन वंश का कौन सा शासक था इस टाइम पीरियड पे, लक्ष्मण सेन। ये ध्यान रखिएगा, जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था तो सेन वंश का कौन सा शासक था, लक्ष्मण सेन। पाल वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इस टाइम पे पाल वंश का कौन सा शासक था, इंद्रद्युमन पाल, इंद्रद्युमन, इंद्रद्युमन। इसको इंग्लिश में लिखना ज्यादा बेटर होगा, रुकिए पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ। इंद्रद्युमन, DU भी लिख सकते हैं, DYU भी लिख सकते हैं, इंद्रद्युमन पाल, ठीक है। इंद्रद्युमन पाल, जब इसने अटैक किया, किसने अटैक किया, जब बख्तियार खिलजी ने अपना सैनिक अभियान किया था, उस समय यहाँ पर कौन कौन से शासक थे, ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। जब इसने क्या किया था, यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है, जब इसने क्या किया था, अटैक किया था। अटैक ये इसका मेनली जो बंगाल कैंपेन है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जैसे इसके बारे में आता है कि इसने ओदंतपुरी, इसने क्या किया था, ओदंतपुरी, जो इसे जागीर मिली थी, उसने उससे क्या किया था, अलग अलग कुछ ओदंतपुरी। ओदंतपुरी किसे कहते हैं, बिहार शरीफ, ठीक है ना। एंशियंट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसने 1198 ईस्वी में किया क्या था, इसने 1198 ईस्वी में इसने ओदंतपुरी को अपना क्या किया था, केंद्र बना लिया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। 1198 ईस्वी में इसने क्या किया था, बिहार शरीफ को ये जीतता है, यानी इस क्षेत्र को जीता, इस क्षेत्र को जीता और इसे अपना केंद्र बनाया, और इसे अपना केंद्र बनाया, ठीक है। अब देखिए, ओदंतपुरी जो है, बिहार शरीफ, यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे बौद्ध हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, मॉन्क थे। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि ओदंतपुरी जहाँ पे, यानी बिहार शरीफ जहाँ पर है, वहीं पर नालंदा है, तो यहाँ महाविहार हुआ करता था। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार का नाम बिहार रखा था ना, ये सल्तनत काल में ही हम लोग देखते हैं कि ये जो नाम है बेसिकली स्टैब्लिश्ड होता है नाम। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओदंतपुरी को इसने कब जीत लिया था, 1198 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जब इसने अटैक किया, कहां पर अटैक किया था इसने, 1203-4 में, स्पेशली बंगाल की बात अगर हम लोग करें तो 1203 और 4 के बीच में इसने क्या किया, आक्रमण किया बंगाल के ऊपर।
कहां पर अटैक किया? बंगाल पर इसने आक्रमण किया, ठीक है ना, आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण सेन इसका सामना नहीं कर पाया और ये भाग गया। यानी लक्ष्मण सेन यहां से क्या हो गया? लक्ष्मण सेन इसके डर से क्या हो जाता है? भाग जाता है। इसके डर से भाग गया। भाग गया का मतलब ही होगा कि ही रैन अवे बिकॉज फियर ऑफ बख्तियार खिलजी, यानी कि फियर ऑफ बख्तियार खिलजी के कारण इसने क्या हुआ था? ये डर करके यहाँ से भाग गया था, या जिसको हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ से निकल के चला गया, ठीक है ना। तो बिना युद्ध किए क्या हुआ था? ये यहाँ से भाग चुका था। कौन भाग गया था भाई यहाँ से बिना युद्ध किए? हाँ जी, बिना युद्ध किए कौन भाग गया? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है जैसे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कभी आ जाए कि ये बताइए कि जब अटैक हुआ था तो उस समय पर, अगर आपसे कभी क्वेश्चन इसमें आ जाए कि जब अटैक किया था बख्तियार खिलजी ने, तो उस टाइम पर सेन वंश का कौन सा शासक था? हाँ, सत्यम पांडे। ओके, गुड मॉर्निंग, आप लेट हैं आज? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, इसको इस तरह समझिए। बख्तियार, फिर से सुन लीजिए, एकदम फ्रेम अपने माइंड में फिट करिए। बख्तियार खिलजी कहाँ का किसका सहायक था? हिसामुद्दीन का। हिसामुद्दीन कहाँ का था? अवध का सूबेदार था। उसने खुश होकर जागीर दिया कि भाई हम तुमको ये क्षेत्र दे रहे हैं, तुम इसे रखो। तो वो जागीर का इसने क्या इस्तेमाल किया कि वहां धीरे धीरे इसने क्या किया कि मुसलमानों की बस्ती बसानी शुरू की, मजबूत करना शुरू किया। और स्पेशली खासतौर से ये मुसलमानों को इसने कहाँ पर ये शिफ्ट करना शुरू किया? ओदंतपुरी में, जो कि बिहार शरीफ है। वहां पर 1198 में उसने इसे जीत लिया। उस क्षेत्र में मुसलमानों को वहां पर क्या किया? वहां रखा। वहां पर अपने लोग जो तुर्क थे बेसिकली, उन्हें क्या किया गया? उसे रखना शुरू किया गया, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या देखते हैं कि ये चीज जब हो गई, उसके बाद अगर हम लोग बात देखें तो इसने फिर अटैक किया बंगाल पर। तो जब सेन वंश का अटैक हुआ था तो उस टाइम पर इनकी जो राजधानी थी वो थी नदिया। नदिया सुना है आप लोगों ने? नादिया डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। हाँ, बंगाल में है। अच्छा, एक बात बताएंगे, पलासी कहाँ पड़ता है? वो भी नादिया डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, पलासी कहाँ पड़ता है? नदिया जिला में। ये कहाँ पर है? नदिया। इसको कोई जगह नादिया भी बोलते हैं, डजंट मैटर, नाम एक ही है ना। नदिया रहे चाहे नादिया रहे, आपको बस ध्यान रखना है कि नदिया यानी बंगाल। ये क्या थी उस टाइम पे जब सेन वंश का अटैक हुआ? अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए तो उस समय सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया थी। सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया थी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसने बिना लड़े, बिना युद्ध किए वो वहां से क्या हो गया? भाग गया। और उसके जगह पर यानी बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि अब जो है उसके दिन आ गए। इसका मतलब है कि इनके अब अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन इन द सेंस कि बंगाल का क्षेत्र तो हो ही गया इसका, और ओदंतपुरी, बिहार शरीफ, ये जो पूरा एरिया था इसने क्या किया? उसे जीत लिया। तो अब देखिए इसने किया क्या? अपने जीते हुए क्षेत्र को इसने क्या किया? यानी बख्तियार खिलजी ने अपने जीते हुए क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है ना, का विस्तार किया। विस्तार के इन द सेंस कि उसने क्या किया? एक्सपेंशन किया या उसको स्प्रेड आउट किया पूरी तरह से। अब क्या विस्तार किया ये देख लीजिए। जो बंगाल का क्षेत्र इसने जीता, ठीक है, यहां पर आ जाइए, जो बंगाल का क्षेत्र हो गया यानी एरिया ऑफ बंगाल, और जो ओदंतपुरी है ना, ओदंतपुरी का जो क्षेत्र हुआ, ओदंतपुरी और उसके आसपास का क्षेत्र, और उसके आसपास का क्षेत्र यहां पर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों को इसने क्या किया? मिलाया इन द सेंस दोनों को मर्ज किया। ही मर्ज्ड, इसे मिला दिया इन दोनों क्षेत्रों को, और मिला करके इसने क्या बनाया? लखनौती। क्या बनाया? इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? ये क्षेत्र लखनौती। किस नाम से? ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों को इसने क्या किया? संगठित किया। इस दोनों क्षेत्र को संगठित किया, और संगठित करके इसने क्या बना दिया? इसे लखनौती। ये किस नाम से जाना गया? लखनौती, ठीक है ना, लखनौती। अब आप पूछिएगा मैम ये कहां पर है? तो लखनौती जो है अगर आप कभी भी देखेंगे तो ये प्राचीन बंगाल का क्षेत्र था जो लखनौती के नाम से जाना गया था, ठीक है ना। ये प्राचीन बंगाल का क्षेत्र था जो लखनौती के नाम से जाना गया। क्लियर है?
ये कौन सा क्षेत्र था? ये प्राचीन बंगाल का क्षेत्र था जो लखनौती के नाम से हम लोग क्या देखते हैं, जाना गया। क्या कह रहे हैं? अभी तो बांग्लादेश है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, लखनौती पे इसने क्या किया था, अटैक किया था। सॉरी, लखनौती मिला करके लखनौती बनाया, और लक्ष्मण सेन के नाम से भी जाना जाता है। यह लक्ष्मण सेन के नाम से भी जाना जाता है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मण सेन, या लक्ष्मण सेन के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और है, ये तो मिला करके मर्ज किया था, संगठित किया था इस एरिया को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसने सैन्य अभियान का मुख्य केंद्र किसे बनाया था? इसने सैन्य अभियान का मुख्य केंद्र इन द सेंस की जो भी इस तरह के जो एक्टिविटीज है उसके लिए उसने मेन सेंटर किसको बनाया था? तो इसने, हाँ इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि इसने सैन्य अभियान का जो मुख्य केंद्र था वो था मनेर। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का कि बख्तियार खिलजी के सैन्य अभियान का यानी मिलिट्री कैंपेन का जो मेन एरिया है, मिलिट्री कैंपेन का जो मेन एरिया जो था वो कौन सा था? वो था मनेर, जो इसने बनाया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसने किया क्या था, बंगाल को संगठित किया, उदंतपुरी वाला जो क्षेत्र है उसको संगठित किया, और इन दोनों को मिलाकर के इसने कौन सा एरिया बनाया? दैट इज नोन एज लखनौती, जो आज के टाइम पर अगर पूछ दिया जाए कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है तो इट इज इन बंगाल। और द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल, जो एंशियंट जो अगर बात करें तो बंगाल का जो क्षेत्र है उसे ही कहा जाता था क्या? लखनौती, या लक्ष्मण सेन या लक्ष्मणवटी, ये तीनों नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लखनौती जो है। अब ये मत सोच लीजिएगा लखनौती यानी लखनऊ ले गया था, ठीक है, हो सकता है कुछ के दिमाग में चल रहा होगा मे बी कि लखनौती जो है वो लखनऊ से संबंधित हो, तो लखनऊ नहीं था, ये बंगाल का क्षेत्र था। ध्यान रखिएगा, मर्ज करके जो एरिया जो बख्तियार खिलजी ने बनाया था दैट एरिया इज नोन एज लखनौती। और उसके जो आर्मी, हाँ अगर बात करें तो उसका आर्मी अभियान कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर इसने अपना आर्मी अभियान किया था, तो वो था मेन सेंटर जो था वो था मनेर। ठीक है, इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करें कि जैसे इस सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सारे अटैक के बारे में जानकारी यानी इन द सेंस की सोर्स क्या है हमारे पास, व्हाट इज द सोर्स। तो देखिए इस टाइम पर ना एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, हिज नेम वाज मिन्हाजुद्दीन सिराज, ठीक है ना, इसी की किताब का नाम है तबकाते नासिरी। सोर्स के बारे में बात करें तो एक किताब है, किताब इन द सेंस ये आप ध्यान रखिएगा, किताब का क्या नाम है? तबकाते नासिरी। इस किताब का क्या नाम है? तबकाते, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं नासिरी। लिखा किसने है इसे लिखा है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने, मिन्हाजुद्दीन सिराज, ठीक है ना। और एक चीज और सुन लीजिए, अगर आप लोगों से ना कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि बख्तियार खिलजी के बारे में एक आप लोगों को ना, मैं अगर आप लोगों ने ये लिख लिया आप सबने, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये है मिन्हाजुद्दीन सिराज, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोग को, मिन्हाजुद्दीन सिराज अन्य किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता था। क्योंकि ये बिहार के कंटेक्स्ट में बख्तियार खिलजी का पूरे अटैक की जानकारी इसी से मिलती है, तो आपको बताना है बरनी, ठीक है। दूसरा आ जाइए आप इसमें जुजानी। तीसरा इसमें आ जाइए आप लोग हसन निजामी। और चौथा आ जाइए फरिश्ता। हाँ जी, बता सकते हैं आप लोग आंसर कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिन्हाजुद्दीन सिराज? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिन्हाजुद्दीन सिराज? क्वेश्चन आप लोगों का ये है।
पहले से कर लीजिए आशुतोष, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार ना सारा टॉपिक हो जाए, रेस्ट अगर कुछ भी ऐसा कुछ अगर लगेगा कि कुछ अगर थोड़ा बहुत छूट रहा है तो हम लोग उसे कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ मिनहाजुद्दीन सिराज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज का अलग नाम क्या था? कंफ्यूज हो गए ना सभी लोग? अब सभी के गलत आंसर आ रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सभी के सभी गलत आंसर दे रहे हैं, कोई सही आंसर इसमें नहीं दे रहा है। ओके, एनी आइडिया या नो आइडिया? सी होगा? अच्छा, नो आइडिया। देखिए मैं बता रही, तो चूंकि मैंने क्या कहा, मिनहाजुद्दीन सिराज बहुत ही क्या है, फेमस है। फेमस इन द सेंस, हमें नॉर्मल इतिहास के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिनहाजुद्दीन सिराज जो है ना, चूंकि इसका ही सोर्स से हम लोगों को सारा बख्तियार खिलजी का अटैक के बारे में पता चलता है, तो इसका अन्य नाम था जुजानी। इसका अदर नेम क्या था? जुजानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यानी मिनहाजुद्दीन सिराज का ही एक दूसरा नाम क्या था? जुजानी। कहीं गलती से कुछ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है हो सकता है इतने भारी भरकम क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको जानना जरूरी है, बिकॉज इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार मिनहाजुद्दीन सिराज वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको जुजानी बोलते हैं। देव प्रकाश, सिर्फ आपने ही आंसर दिया था जुजानी, बाकी सभी लोगों ने लगभग लगभग गलत आंसर दिया। जितने भी रेस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं सब ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ देव प्रकाश मंडल इन्होंने सही आंसर दिया है जुजानी, ठीक है। तो चलिए हम लोग सही आंसर क्या देखते हैं। ये अब भूलेंगे तो नहीं इसका कि मिनहाज सिराज का नाम ये भी था, ठीक है। अगर पाल का अमित हम लोग कर लेंगे लास्ट में, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छा, तुक्का लगा होगा। अमित पाल के लिए ना हम लोग देख लेंगे उसके बारे में, इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। पाल डायनेस्टी का अगर बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, अगर जैसे टॉपिक खत्म भी होगा तो हम लोग लास्ट में उसको कर देंगे, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें कि मिनहाजुद्दीन सिराज का दूसरा नाम क्या था? जुजानी था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें हम लोग आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बख्तियार खिलजी है उसने क्या किया था, इन सब क्षेत्रों में अटैक किया था। उसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसने क्या किया था, अटैक किया था किसके ऊपर? नालंदा यूनिवर्सिटी पे इसने क्या किया था, अटैक किया था, ठीक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया था। और हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए अगर इसके रिगार्डिंग पीटी के पर्पस से, प्रीलिम्स के पर्पस से अगर हम लोग बात करें तो ये अगर क्वेश्चन, वैसे तो चांसेस कम है। ये आप लोग को भी पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था इसने, विध्वंस किया था। It means Nalanda University was destruct by Bakhtiyaruddin Khilji. Bakhtiyaruddin Khilji, ठीक है ना। बख्तियारुद्दीन खिलजी को इसने क्या किया, बख्तियारुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय और माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने क्या किया था, डिस्ट्रक्ट किया था। अब यहाँ पर आ जाइए, नालंदा यूनिवर्सिटी से में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था, पुस्तकालय को जला दिया था। पुस्तकालय को इसने क्या किया था, को जला दिया था, को जला दिया था। अब कारण क्या था भाई, जला दिया था? देखिए ये सोच कर गया था काफी पैसे कौड़ी मिलेंगे, बट वो सब मिला नहीं। जब नहीं मिला तो गुस्से में इसने क्या किया कि पूरा का पूरा, एक चीज और है इसके बारे में, एक चीज और आपको बता देती हूँ कि जब ये यहाँ गया इसे लगा कि हमें क्या मिलेगा, काफी सारे पैसे या बहुत सारे हमें गोल्ड्स वगैरह कुछ मिल सकते हैं वहां पे। जब ये वहां गया तो उसे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी थी, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी जो इसने क्या किया था, जला दिया था। तो माना जाता है कि ये बहुत बड़ा क्या था, लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो जो पुस्तकालय था तो उसका नाम क्या था, रत्नोंदधि, यानी उसका नाम था रत्नोंदधि, रत्नोंदधि, ठीक है। रत्नोंदधि, ठीक है। रत्नोंदधि हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था, ही बर्न्ड रत्नोंदधि लाइब्रेरी, ही बर्न्ड रत्नोंदधि लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी। इसने इस लाइब्रेरी को क्या किया था, जला दिया था। रत्नोंदधि लाइब्रेरी को उसने क्या किया था, जला दिया था। ठीक है, तो दिस वाज अ ग्रेट लॉस। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉस था ये, क्योंकि इसमें जितनी भी बहुत ही कीमती कीमती पांडुलिपियां थी, बुक्स थे, वो सभी को उसने क्या किया था, जला दिया था। तो ये इसका एक सबसे मान के चल लीजिए कि किसी अटैक से भी ज्यादा खराब काम जो इसने किया था वो ये था कि इसने क्या किया था, इसने लाइब्रेरी को जला दिया था, पुस्तकालय को इसने क्या किया था, जला दिया था। ठीक है, चलिए ये था बेसिकली। देखिए प्रीलिम्स के फैक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोग, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। 1206 में माना जाता है कि बख्तियार खिलजी वॉज डाइड, यानी कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इट मीन्स ही वॉज डाइड इन he was died in 1206। ठीक है ना, 1206 में हम क्या देख रहे हैं, इसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ऐबक जो है उसके टाइम पीरियड पे ये सारा क्षेत्र तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर आता है दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनके टाइम पीरियड पर क्या हो रहा है, कि इल्तुतमिश के टाइम पर क्या हुआ था, बाकी सब जो रेस्ट ऑफ रूलर्स हैं उनके टाइम पर क्या हुआ था। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि अब आ जाइए यहाँ पर कि स्पेशली अगर हम लोग देखें इल्तुतमिश के समय पे कुछ हुआ है या नहीं हुआ है बिहार में, तुर्कों ने अपने आप को किस तरह से संगठित किया इल्तुतमिश के टाइम पर अगर हम लोग देखें। हाँ, इल्तुतमिश के टाइम पर अगर हम लोग देखें कि इल्तुतमिश ने क्या किया था इस टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए कि इसका जो बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार बंगाल ने बंगाल, एक चीज यहां पर एक फैक्ट आपको और बता देती हूं, इसने क्या किया था, बिहार बंगाल और लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया, इकाई के रूप में संगठित किया। ठीक है, तो इसने किया कि एक तरह से प्रशासनिक इन द सेंस कि इसने क्या किया था, उसने यूनाइट इन द सेंस कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर इसे डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर उसने डेवलप किया किसे, बंगाल बिहार और लखनौती को। बंगाल बिहार और सॉरी मैंने फिर इसमें लिख दिया हिंदी में, बंगाल बिहार और लखनौती को इसने क्या किया था, इसे यूनिट को मिला दिया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नासिरुद्दीन महमूद जो इसका बेटा था, इल्तुतमिश के बारे में देखें हम लोग तो इल्तुतमिश का देखिए समय काल जो है वो 1210 से माना जाता है, क्योंकि 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब क्या होता है कि इसके पास जब शासन आता है, यानी इसके टाइम पीरियड पर जब शासन इसके मिलता है, तो उसके बाद ये क्या करता है, इसने संगठित करना शुरू किया, इसके बेटे ने संगठित किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ जगहों पर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि इल्तुतमिश ही ऐसा पहला शासक था जिसने बिहार के क्षेत्र को क्या किया था, संगठित किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में। बट कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि नहीं, इल्तुतमिश वो पहला शासक नहीं था, या इसकी फेलियर रही थी कि इसने बिहार को संगठित या नहीं कर पाया था। तो आपको ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, आपको जो है ये जो चीजें हैं वो आप क्या देखते हैं कि ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर हम लोग बात करें इसके बारे में। तो हाँ, अगर हम लोग बात करें तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी कि क्या इसने संगठित किया था या नहीं किया था। तो दो बातें इसके बारे में निकल कर आती हैं कि ये फेलियर रहा था, इस मामले में फेलियर रहा था, फेलियर इन द सेंस कि ये बहुत सक्सेस, सफल नहीं हो पाया था, बिहार को संगठित करने में सफल नहीं हो पाया था। ठीक है ना, सफल नहीं हो पाया था बिहार को संगठित करने में या उसको उस तरीके से मिलाने में। ठीक है, तो देखिए 1210 से यानी कि 10 के बाद इन द सेंस की माना जाता है कि इसका टाइम पीरियड 11 से शुरू हो जाता है, क्योंकि सत्ता को लेकर युद्ध हो रही होती है, और उसके बाद 1236 तक इसका टाइम पीरियड चल रहा होता है।
36 तक। उसके बाद रजिया सुल्तान आ जाती है जो मात्र 3 साल तक रहती है, 36 से 40 तक उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश के टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके बेटे ने थोड़ी बहुत चहल पहल की, चहल पहल इन द सेंस कोशिश किया, बट ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है ना, ये सक्सेसफुल बहुत ज्यादा नहीं हो पाए थे। ये चीज थोड़ा सा क्या करना है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें कि क्या खिलजियों को सफलता मिली थी क्या। यहाँ पर बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें खिलजी डायनेस्टी के बारे में, हाँ अगर हम लोग, हाँ थोड़ा सा क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि भाई इनके टाइम पीरियड पर बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये चीजें हम लोग को क्या करनी है। अब खिलजी के बारे में बात करें तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 1290 से, ठीक है ना, 1290 से लेकर के कई जगह आपको 1320, कई जगह 1325 मिलेगा, बट ये एक अनुमान जिसका जो डेट एक्सपेक्टेड डेट माना जाता है 1320 तक का टाइम पीरियड है। तो खिलजियों के टाइम पर अगर हम देखते हैं कि क्या बिहार के कंटेक्स्ट में इन्होंने कुछ किया था या बिहार के संदर्भ में इनकी स्थिति क्या रही थी, खिलजियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी स्थिति इस टाइम पर क्या रही थी, ठीक है। हाँ तुगरिल का अभियान वो मैंने शायद आप लोग को बताया भी था, मैंने आपको क्लास में बताया तो था, तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए वो निकला था। तो लेकिन पूरी तरह से बिहार पर अगर हम लोग बात करें तो जो दक्षिणी जो बिहार है ना वहीं पर उसका काम कायम हो पाया, पूरा का पूरा ओवरऑल बिहार दिल्ली सल्तनत में नहीं मिल पाया था, ठीक है। तुगरिल का विद्रोह मैंने आप लोग को बताया भी था। अगर गुलाम वंश में अगर बात कर रहे हैं आप लोग तो मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, तुगरिल का विद्रोह हुआ था। हाँ जी, ये मैंने आप लोग कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि स्पेशली कर्नाट डायनेस्टी के टाइम पर मैं बता रही थी आप लोगों को। हाँ हाँ बताया तो था, अभी तो मैंने बताया है नाजिम कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी को जलाने वाला या डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी हम लोग कह सकते हैं किसके बारे में, तुगरिल का विद्रोह मैंने कल ही तो बताया है, ठीक है। तो जो बताया है उसको को रिलेट कर लीजिए ना, जो मैंने आप लोगों को बताया है, अमित ने बताया है, तो जो मैंने आपको कल ही बताया है उसको को रिलेट कर लें, क्योंकि मैंने उस टाइम में तो बताया कि तुगरिल का विद्रोह, लेकिन था क्या ना, देखिए समझ लीजिएगा इसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा बिहार हुआ, एक चीज आपको बता देती हूँ, जैसे सपोज दैट कि ये हुआ बिहार, ठीक है, ये हुआ आपको बिहार का क्षेत्र, ये हुआ दिल्ली का क्षेत्र। अब यहाँ से जो शासक आए, रुकिए यहाँ कुछ चीजें समझिए, जैसे ये हो गया दिल्ली, ठीक है ना, ये हो गया आपका बिहार। अब यहाँ से कोई शासक आया, फॉर सपोज दैट यहाँ से बलबन आया, बलबन ने आकर के, बलबन का ही एक इसी का ही एक जो इसका अधिकारी था जिसका नाम था तुगरिल, जिसको बलबन ने क्या किया था, पूरी फैमिली के साथ मार दिया था फाइनली। तो यहाँ बंगाल वाला जो क्षेत्र था ना, वहाँ के जो भी सेनापति होते थे वो क्या कर देते थे, बार बार कई बार रिवोल्ट कर देते थे, और हमेशा सल्तनत काल के लिए बंगाल क्या रहा है, सरदर्द बना रहा है, बंगाल क्या रहा है, सरदर्द बना रहा है। लेकिन है क्या ना कि बंगाल के क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र की बात हो रही है, बिहार के क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। तुगरिल को विद्रोह को इसने दबाया, बलबन ने विद्रोह को क्या किया, समाप्त किया, लेकिन यहाँ पर शासन नहीं स्थापित कर पाया, क्योंकि ये यहाँ से फिर लौटेगा भी तो, मान लीजिए ये यहाँ आया है तो फिर ये जाएगा भी तो, और जैसे ही जाएगा फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी, खाली हो जाएगा स्थिति। तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर कोई शासक यहाँ पर प्रॉपर कोई जम पाएगा? समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? हाँ जी, तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई शासक जम पाएगा? हाँ जी बताइए, जो मैंने बताया आपसे कि हम आए दिल्ली से रिवोल्ट, अच्छा ये देखिएगा ना, हाँ तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि अगर आप लोगों को करना क्या है, हाँ आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। अभी इनफैक्ट आप देखिएगा ना, बिहार में ही कुछ फैमिलीज जो बिहार के हैं और जो लोग दिल्ली और मुंबई में जाके शिफ्ट हो चुके हैं, रहने लग गए हैं, और वो कभी कभी पहुंचते हैं तो लोग उनसे क्या उम्मीद जताते हैं, अरे ये तो कुछ दिन के 4 दिन के मेहमान हैं, ये आ जाए हैं फिर चले जाएंगे, तो रहना तो हम ही लोग को है,
ये एक टेंडेंसी है या नहीं? अभी भी बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो उनके बारे में क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है ना, अरे ये 4 दिन की चांदनी है, ये कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। हैं तो हम ही लोग यहाँ के, मतलब उस फैमिली को ये बात बताई जाती है कि देखो आसपास के जो लोग कहते हैं कि देखो इन पे ज्यादा फेथ मत करो, आपके जो सही हैं वो हम ही लोग हैं, हम ही आपको फ्यूचर में काम देंगे। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है ना? तो इसको इस तरीके से समझिए कि यही कंटेक्स्ट क्या था उस टाइम पे, कि ये आएंगे, अभियान करेंगे, ये वापस चले जाएंगे, तो ये परमानेंसी नहीं है इनकी, ठीक है ना? इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें इनकी परमानेंसी नहीं दिखती है। तो अगर परमानेंसी नहीं दिखती है तो फिर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ही ये हुआ कि फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो ये वही मैंने बताया भी था कि बलबन ने कहाँ पे, दक्षिण बिहार, स्पेशली अगर बात किया जाए तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसका कौन सा क्षेत्र था जो इसने अटैक, मतलब जो इस केस में आया था, तो दक्षिण बिहार में पता चलता है कि बलबन ने क्या किया था, अटैक, यानी ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आया था और कुछ दिन के लिए। और इसके बारे में ठीक है ना, इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? सोर्स के बारे में बात करें कि इसका स्रोत क्या है, स्रोत इन द सेंस सोर्स क्या है इसका, तो गया के राजा वनराज के प्रशस्ति से पता चलता है, के प्रशस्ति से पता चलता है। बस इसको इस तरह से ध्यान रखिए। मैंने क्या कहा, बेवजह अभी जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर लोड नहीं देना है। तो बलबन का ध्यान रखिए, अगर तुगरिल का विद्रोह हुआ था, उसने सप्रेस किया, लौटा, तो फिर से वही स्थिति पैदा हो गई, ठीक है ना? वो लौटा तो फिर से क्या होगी, वही स्थिति पैदा हो गई। चलिए, ये था आपको किसके बारे में बात कर रहे थे, जो गुलाम वंश, जिनको अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा हो तो हम लोग उसके बारे में बात करें। तो अगर बात किया जाए तो बलबन के टाइम पे हम क्या देखते हैं, तुगरिल का विद्रोह हुआ था, ये मैंने बताया भी था, मुझे याद है मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये चीज समझ लीजिएगा कि ये बलबन का, लेकिन हाँ मैंने क्या कहा कि बहुत सक्सेसफुल वाली कंडीशन हम लोगों को नहीं दिखती है। बहुत सक्सेसफुल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अगर कहा जाए कि हाँ भाई इन्होंने आक्रमण किया हो और ये सब चीजें, तो नहीं। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बिहार में अलाउद्दीन खिलजी, बिहार में हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें तो इसने 1297 में, इसने 1297 ईस्वी में शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था, शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था आक्रमण हेतु, यानी आक्रमण करने के लिए, है ना। बट इन्हें क्या हो गया, हम देखते हैं यहां पर कि इसे सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है ना, हम लोग क्या देखते हैं, इसे सफलता नहीं मिल पाई। इस्माइल को भेजा था इसे भेजा था, परंतु माना जाता है कि इस समय दरभंगा का राजा कौन था, जो एविडेंसेस हैं, यानी साक्ष्य के अनुसार यहाँ का दरभंगा का जो राजा था, यानी कि जो यहाँ का रूलर था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था राजा सक्र सिंह। ठीक है, राजा सक्र सिंह इन द सेंस कि किंग सक्र सिंह। ठीक है, तो किंग सक्र सिंह जो है, इसने क्या किया था, सक्र सिंह की बात करें तो इसने किया क्या था, इसने क्या किया, इसने इसे पराजित किया। किसे पराजित किया, शेख मोहम्मद इस्माइल को इसने क्या किया, डिफीट कर दिया। इसे पराजित किया इन द सेंस इसे डिफीट किया, इसे डिफीट किया। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर ये हार गया, मोहम्मद इस्माइल हार गया, तो क्या खिलजियों की सफलता हुई? तो इसका मतलब है खिलजी भी असफल रहे, खिलजी भी असफल रहे, बट फिर भी माना जाता है कि तुर्क जो थे, उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि तुर्क जो थे धीरे धीरे, यानी तुर्क धीरे धीरे इन क्षेत्रों में क्या हो रहे थे, इनका धीरे धीरे इन क्षेत्रों में विस्तार हो रहा था, इनका में विस्तार हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा समझ लीजिएगा इसे। अगर हम लोग बात करें कि खिलजी के टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं
तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1297 में यहाँ पर शेख मोहम्मद इस्माइल को इसने भेजा तो था दरभंगा की, आप जाओ जाके अटैक करो। यहाँ का राजा था सक्र सिंह। अब उस सक्र सिंह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये हार जाता है, डिफीट हो जाता है, जिससे इन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो खिलजियों के टाइम पर अगर हम लोग बात करें कि वॉज दे सक्सेसफुल, अगर इन लोगों ने क्या ये सक्सेसफुल रहे थे, तो नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं रहे थे। कारण क्या देखते हैं कि कारण ये कि खिलजियों के टाइम पर उस वैसी कंडीशन हमें नहीं दिखाई देती है। मेन कहानी शुरू होती है तुगलक से, यानी कि अगर गयासुद्दीन यानी तुगलक वंश की बात करें, यहां पर आ जाइए, तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करें तो तुगलक वंश के बारे में बात करें तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि मेन जो था गयासुद्दीन तुगलक, यानी किसके समय पर हम लोग देख रहे हैं इनका सफल अभियान रहा, गयासुद्दीन तुगलक के काल में बिहार में इन्हें सफलता मिली। बिहार में इन्हें सफलता मिली, यानी गयासुद्दीन के टाइम पीरियड पे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्हें जो सक्सेस हुए ये बेसिकली कब हुए हैं ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक जैसे मैंने बताया भी था कि जब ये 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौट रहा था, कहां से, जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, बंगाल अभियान से लौटते समय, बंगाल अभियान से लौटते समय हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया था, लौटते समय कहां पर, जो कर्नाट वंश का शासक था, कर्नाट वंश का शासक कौन था जिसे इसने हरा दिया था भाई, हाँ, कर्नाट वंश का शासक कौन था, हाँ, हरि सिंह देव को इसने क्या किया था, को पराजित किया था। मैंने कल बताया भी था इसके बारे में, को पराजित किया था इसने, यानी ही डिफीटेड हरि सिंह देव जब ये लौट रहा था, व्हेन ही यहाँ से यानी कि कह सकते हैं बैक टू बंगाल, ये जब बंगाल से लौट रहा था फ्रॉम हिज कंपेन, देन ही डिफीट हरि सिंह, इसने हरि सिंह को डिफीट किया था। कर्नाट वंश का मैंने कल बता भी दिया था कि वहां लोकल अथॉरिटी के तौर पे उसने एक शासक को क्या किया था, डिप्यूट किया। ये सारी चीजें मैंने कल आप लोगों को इसमें बता दी थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने क्या किया था, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी ठीक है। जब ये लौट रहा था तो कर्नाट वंश का यानी कि जो मिथिला, जो उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो इस आक्रमण से हुआ क्या, उत्तरी बिहार, अब तक में हमने देखा है दक्षिणी बिहार तक ही ये सीमित थे, उत्तरी बिहार जो था ये इनके क्षेत्र में आ गया, ये इनके क्षेत्राधिकार में आ गया, ये इनके क्षेत्राधिकार में आ गया, अधिकार में आ गया। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने किया क्या था, इन्होंने जो तिरहुत वाला जो क्षेत्र था, तिरहुत वाला जो क्षेत्र था उसका नाम क्या रखा, तुगलकपुर, उसका क्या नाम रखा, तुगलकपुर। इनफैक्ट माना जाता है कि जो बिहार का नाम बिहार पड़ा, ठीक है ना, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, ध्यान रखिएगा, ये बिहार का जो नामकरण है वो भी तुगलकों के काल में हुआ। नामकरण इन द सेंस कि बिहार से संबंधित था, जो इन्होंने क्या किया था, नाम रखा था इसका बिहार, ठीक है ना, बिहार से संबंधित था और इसका नाम इन्होंने क्या किया था, बिहार रखा था। ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना, यानी ठीक है, बिहार से संबंधित था। अच्छा, मलफूजात समझते हैं आप लोग, मलफूजात इस टाइम पे ना जो बहुत बड़े सूफी संत जो थे, हाँ ये सब मैंने कल बता दिया था इसके बारे में, बहुत बड़े सूफी संत थे। कौन से सूफी संत थे इस टाइम पे, इसके समकालीन बता सकते हैं आप सब, कौन से सूफी संत इसके समकालीन थे,
ये था कि इसने क्या किया था यहाँ पर, ये तिरहुत तुगलकपुर दरभंगा में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। ये भी मैंने कल आप लोग को बताया था कि वहां पर इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि हम लोग बात करें कि इस टाइम पे कौन से सूफी संत थे। सूफी संत की अगर बात करें, द फेमस सूफी संत, सूफी संत की अगर बात करें तो शरफुद्दीन यहिया मनेरी नाम था। निजामुद्दीन औलिया, मैं बिहार की बात कर रही हूं, हाँ जी मैं बिहार की बात कर रही हूं। शरफुद्दीन यहिया मनेरी, शरफुद्दीन यहिया मनेरी, मनेर जो है आप लोगों ने सुना है ना, शरफुद्दीन यहिया मनेरी। शरफुद्दीन यहिया मनेरी, ये क्या थे इस टाइम पे, तो इनके जो संकलन, जो इनकी किताब, इसको कहते हैं मलफूजात। अब मलफूजात समझिए क्या होता है। मलफूजात का मतलब होता है कि जो भी सूफी संत बोल रहे होते हैं, जो सूफी संत बोल रहे होते हैं, उसे 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 लिखा, उसे संकलित किया जाना, उसे संकलित किया जाना, ठीक है ना, इसे ही क्या कहा जाता था, जो कंपाइल हुआ इसे ही कहा जाता था क्या, मलफूजात। जैसे सपोज दैट कि शरफुद्दीन यहिया मनेरी जो बोल रहे हैं और उनका जो शिष्य है, सूफी सेंट का मतलब नहीं पता है विष्णु, सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर समकालीन नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो वो दिल्ली सल्तनत में, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास संजीव, तो बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ के कौन से सूफी संत थे जो फेमस थे, तो शरफुद्दीन यहिया मनेरी काफी फेमस है। इनका ही हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो थे इनके मलफूजात, इन द सेंस कि ये जो बोलते थे और वहां पर जो उनके शिष्य इसे लिखते जाते थे, ठीक है ना, तो जो वो लिखते जाते थे, वो जो लिख करके जो कंपाइल करके जो टेक्स्ट बुक बना, उसे ही क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था मलफूजात, उसे ही कहा जाता था क्या, मलफूजात। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पता कहाँ से चलता है, इन मलफूजात से हम लोगों को तुगलक वंश के बारे में, यानी तुगलक वंश के जो अभियान है इन सब के बारे में पता चलता है, अभियान के विषय में पता चलता है, ठीक है। तो मलफूजात का मतलब ही हो गया कि वो बुक्स जिसमें हम लोग क्या देखते हैं और ये मलफूजात का नाम अगर बात करें कि इसका नाम क्या है, इस मलफूजात का, तो इसका नाम है, देख लीजिएगा इसका नाम है, इस मलफूजात के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मनाकिबुल असफिया। मनाकिबुल असफिया, मनाकिबुल असफिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये इनके द्वारा कही ये किताब है जिसमें तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी, चूंकि ये बिहार शरीफ नालंदा ये लोग क्या था, ओदंतपुरी उनके हिट लिस्ट में रहा था, ये उनका मेन सेंटर के तौर पे डेवलप हुआ था, तो वहां हम लोग देखते हैं इनके बारे में कहाँ पता चलता है, मनाकिबुल असफिया, ये मलफूजात है। और ये मलफूजात किसके द्वारा कही गई है, ये शरफुद्दीन यहिया मनेरी के द्वारा की गई है। मनेर का नाम आप लोग सुनते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि मनेर जो था वो आर्मी केंद्र के तौर पे डेवलप हुआ था, तो वो किसका था, बख्तियार खिलजी, तो ये पटना के पास में पड़ता है, तो पटना के नियर ही अबाउट है सब कुछ, क्या नालंदा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, मनेर हो गया, ये सब एक लाइन एक सिद्ध में दिखेंगे आपको, तो ये मलफूजात इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ये मलफूजात हम लोग क्या देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, ये बेसिकली इसी से संबंधित, और इनफैक्ट अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, इसे जो मैं बोल रही हूँ बस ध्यान रख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक हो गया या मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, तो पटना के स्पेशली हम लोग जब तिरहुत का क्षेत्र है तो उत्तर बिहार के क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित तिरहुत वाले क्षेत्र में कुछ सिक्के भी पाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो सीरत फिरोज शाही एक किताब है जो फिरोज शाह से संबंधित है, तो माना जाता है कि उसने एक और वहाँ के सूफी संत थे, बिहार के एक बड़े सूफी संत थे, ठीक है ना, जिनका नाम था अहमद चरमपोश नाम था, उनसे मुलाकात किया था फिरोज शाह तुगलक ने,
बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो सीरत फिरोज शाही एक किताब है जिसमें पता चलता है कि उसने अहमद चरमपोश नाम के एक सूफी संत से उसने भी मुलाकात की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ सिक्के जो हैं हमें तिरहुत के क्षेत्र में पाए जाते हैं, मिले हैं हम लोग को। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, ये था हम लोग बात कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ठीक है ना। तो तुगरिल का रिवोल्ट अगर हम लोग बात करें तो वो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर हो रहा है। उसने क्या किया, नहीं तुगरिल के बारे में बोल रही हूँ, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का अभियान जो किया था, तो उस टाइम पर उसने क्या किया था, उस टाइम पर उसने वहां पर कर्नाट वंश को मिला लिया था, और वहां पर उसने क्या किया था, हम देखते हैं वहां लोकल अथॉरिटी के तौर पे अहमद को वहां पर डिप्यूट किया, और अहमद ने फिर बाद में हम वहां पे देखते हैं कि उत्तर बिहार जो है, जो अब तक तुर्कों से दूर था या इनकी पहुंच से दूर था, तो उत्तर बिहार इनके अंडर में आ जाता है, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सब क्या थे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आएगा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिहार के कंटेक्स्ट में, लोधी वंश। सैयद डायनेस्टी में मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ नहीं है उसमें, लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना। तो लोधी डायनेस्टी की बात करें तो ओरिजिन इनका क्या था, इनका ओरिजिन यानी इनका मूल कहाँ के थे ये, कहाँ के थे ये, तो ये अफगानिस्तान के थे। और जब ये अफगानिस्तान के हैं तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के शासक को क्या होगा, काफी इस टाइम पे प्रमोशन होगा। अगर बात करें तो लोधी वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पर कि इसी के समय पर, लोधियों के टाइम पर ही क्या होता है हाँ, लोधियों के टाइम पर हमें लोधी डायनेस्टी नहीं पढ़ना है, लोधी के टाइम पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक डायनेस्टी जो है वो डेवलप होती है जिसका नाम था नुहानी वंश, नुहानी डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था, नुहानी डायनेस्टी, ठीक है ना। नुहानी डायनेस्टी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए क्योंकि ये बिहार के संदर्भ में क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में इन द सेंस कि ये ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, ये मूल रूप से अफगानी है, तो अफगानी है, तो इसके पीछे के ये ध्यान से इसमें सुन लीजिएगा कि इसके पीछे नुहानी वंश जो है ये कैसे डेवलप हुआ। तो जब हम देखते हैं, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा समझ लीजिएगा ठीक है। तो जौनपुर का जो क्षेत्र था, यहाँ पर बस इस तरह समझिएगा, जैसे सिकंदर लोदी की बात करें, ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने क्या किया था, इसने किया क्या था, इसने बंगाल और बिहार के क्षेत्र को ध्यान में रख करके एक संधि की, ठीक है ना। बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था उसको संधि की, और इसमें संधि इन द सेंस कि इसने क्या किया, इसमें इसने मुंगेर को सीमा रेखा माना, मुंगेर को क्या किया इसने, सीमा रेखा माना, सीमा रेखा माना। इट मीन्स कि ही डिसाइडेड मुंगेर एज द बॉर्डर लाइन ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो अगर हम लोग बात करें कि बंगाल और बिहार को सीमा रेखा के तौर पर किसने निर्धारित कर दिया था, मुंगेर को, तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया था, इसे डिक्लेयर किया गया था कि एज द बॉर्डर लाइन ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो मुंगेर को उसने क्या किया, एक तरह से बताया कि ये बीच की सीमा रेखा रहेगी हम लोगों की। और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाँ उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो हम क्या देखते हैं कि 1495 और 96 में, 1495 और 96 में इसने क्या किया था, शर्की शासक हुसैन शाह को डिफीट किया, इसने शर्की शासक हुसैन शाह को डिफीट किया, इसने हुसैन शाह को क्या किया, पराजित किया हुसैन शाह को। अब क्या देखते हैं, जब हुसैन शाह जब पराजित हो जाता है तो इसने यहाँ पर अब इसने क्या किया कि इस क्षेत्र विशेष के लिए इसने किया क्या, यहाँ पर दरिया खान नुहानी को, यानी कि जो शर्की थे उनके अंडर में आ चुका था, कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र था। तो अब क्या देखते हैं कि हुसैन शाह जब ये यहाँ पर जब पराजित होता है तो इसने दरिया खान नुहानी को, ध्यान रखिएगा, दरिया खान नुहानी को किसे डिप्यूट किया था, इसका नाम ही था दरिया खान नुहानी, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया, बिहार में नियुक्त किया,
यानी अगर बात करें तो सिकंदर लोधी के टाइम पे हम लोग क्या देखना है, जिसने मुंगेर को एक सीमा रेखा माना, लेकिन इसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि जो शर्की शासक थे, शर्की की बात करें तो इनका जौनपुर का क्षेत्र था, तो शर्कियों को इसने क्या किया, जब पराजित किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये अफगानी मूल का है तो ये लोग भी क्या करेंगे, अफगानियों को ही वहां पे डिप्यूट करेंगे। तो इसने उस क्षेत्र में दरिया खान नुहानी को रखा कि आप बिहार के यहाँ पे सर्वे सर्वा हो या हेड हो, जो भी समझ लो आप, ये सूबेदार हो, आप इसे क्या करो, देखो। तो नुहानी डायनेस्टी इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं शुरू होता है। 1495-96 में, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1495-96 में क्या मिल जाता है, दरिया खान नुहानी को बिहार में डेप्यूट किया गया, ठीक है ना। और इसकी डेथ होती है 1523 में। दरिया खान नुहानी के बारे में बात करें तो इसकी मृत्यु कब होती है, 1523 में, और 1523 ईस्वी तक ये बिहार का प्रशासक रहा था। 1523 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने जो इसके डेथ के टाइम पीरियड तक ये क्या रहता है, बिहार का प्रशासक के तौर पर, यानी प्रशासक के तौर पर नियुक्त रहता है। यह बिहार का प्रशासक नियुक्त रहता है ये। यानी नुहानी की जब तक डेथ नहीं हुई थी 1523 ईस्वी तक, तब तक हम क्या देखते हैं कि ये क्या रहता है, ये यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यानी ये तब तक के लिए एज आप एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं कि ये क्या रहता है, यहाँ का प्रशासक के तौर पर यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहा होता है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे दरिया खान नुहानी के बारे में, जिसके आने से नुहानी डायनेस्टी क्या हो रही है, यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हो रही है। और ये लोग बेसिकली हैं क्या, ये सब अफगानी, चूंकि लोधियों के द्वारा डिप्यूट किए गए हैं। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए फिर से समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो सुनिए ध्यान से। लोधी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं विष्णु। लोधी वंश जब आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर मैं क्या कह रही हूँ, सामान्य इतिहास नहीं है, बिहार का इतिहास है, सबसे पहली बात तो ये। तो अब बिहार के इतिहास हम लोग क्या देखते हैं, जो लोधी वंश जब आते हैं दिल्ली सल्तनत पे, तो इन लोगों ने क्या किया था उस टाइम पर, उसने क्या किया, जैसे दिल्ली सल्तनत में था क्या कि बंगाल को लेकर के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। हाँ, मैं बता दे रही हूँ, बंगाल को लेके कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। तब इन्होंने क्या किया कि इसने, यानी सिकंदर लोधी ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम मुंगेर को बंगाल और बिहार की सीमा रेखा के तौर पर विभाजित कर देते हैं, एक डेडलाइन के तौर पर, या एक हम इसको बॉर्डर के तौर पर इसे हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। हाँ, मैं समझा रही हूँ, समझ लीजिए। तो है क्या, सुनिए, है क्या कि जब बंगाल और बिहार की इसने क्या किया, सीमा रेखा जब निर्धारित की, तो उसके साथ साथ इसने बहुत सारे अभियान किए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जौनपुर जो है, जौनपुर में थे शर्की शासक, ठीक है, जौनपुर में शर्की शासक थे। जौनपुर के शासकों से लोधियों की नहीं बनती थी, तो इन्होंने जब उसे पराजित किया, तो वो भी आप देखिएगा क्या, जौनपुर के बारे में अगर बात करें तो वहां हम लोग क्या देखते हैं कि पूर्वांचल का ही वो पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या देखते हैं कि जब वो शर्कियों को जब हटाया गया, तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है ना जो यूपी, बिहार और बंगाल के, वो क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। तो जब वो उसे डिफीट किया, शर्कियों को जब हराया इसने, तो इसने कहा कि नुहानी, दरिया खान नुहानी को उसने वहां पे डिप्यूट किया कि आप जो क्षेत्र मैंने जीता है उस सभी एरिया को अभी आप देखिए, ठीक है ना, इन सभी एरिया को क्या करिए, आप देखिए, इसे समझिए, बुझिए, या आप प्रशासक के तौर पर इसे पूरा एरिया आपका है। तो दरिया खान नुहानी जो है, इसको ये 1523 तक, यानी 1495-96 में शर्की पराजित हुए थे। वो सारा क्षेत्र, पूरा बिहार का क्षेत्र, ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे वो किसके अंडर में आ गए, वो आ गए थे दरिया खान नुहानी के अंडर में। 1523 ईस्वी तक दरिया खान नुहानी, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये यहाँ का शासक बना रहा। अब क्लियर हुआ, नुहानी डायनेस्टी यही था। हाँ जी, क्लियर हुआ अब? हाँ जी, अब समझ में आया आप लोगों को हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? नीचे क्या लिखे हैं? अच्छा, ये नहीं दिख पा रहा है क्या? यहाँ नीचे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है क्या? अच्छा,
तो ये लिखे, मैंने ये लिखा है कि ये इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको ये मतलब अपनी मृत्यु तक ये प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर या मुख्य प्रशासक के तौर पर डिप्यूट किया जाता है। देखिए ये बताने का पर्पस यही है, जैसे आप लोग जानते हैं ना शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी जो है इसी वंश के एक शासक के सहायक के तौर पर स्टार्टिंग में क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, इन्हीं के अंडर में, देख रेख में, इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के देख रेख में। तो शेरशाह की कहानी शुरू होती है। एक्चुअली यहां से होता क्या है, शेरशाह सूरी की कहानी शुरू होती है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, यहां पर शेरशाह की कहानी शुरू होती है। ठीक है, 1523 यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आगे बताती हूँ। देखिए एक यहाँ पर 1528 में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 1528 में एक शासक नियुक्त होता है। जब नुहानी यानी कि दरिया खान नुहानी की जब मृत्यु हो जाती है, तो 1528 के बाद हम क्या देखते हैं, जलालुद्दीन या जलाल खान नाम से, ये बताने का पर्पस ये था, जलालुद्दीन या फिर जलाल खान, जलाल खान ये एक अल्पवयस्क बच्चा था जिसको शासक बनाया गया था। ये एक अल्पवयस्क बालक था, माइनर चाइल्ड जिसको हम कहेंगे, ही वॉज माइनर चाइल्ड, जिसको क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया था, है ना, इसे शासक बनाया गया था, इसे शासक बनाया गया था नुहानी डायनेस्टी का जब वो ठीक है। तो जब ये इसे बनाया गया तो इसके सहायक के तौर पर यानी इसकी देखरेख के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि ये तो शासक नियुक्त हुआ, अब हुआ कि इसका संरक्षक कौन होगा, ठीक है ना, तो इसके संरक्षक के तौर पर, संरक्षक का मतलब होता है पैट्रोनेज, इसका इसके पैट्रोन के तौर पर कौन था, इसके संरक्षक के तौर पर किसको बनाया गया, इसके संरक्षण के तौर पर बनाया गया था शेर खान को या फरीद खान, शेर खान, संरक्षण कौन था, शेर खान। और ये अब आप बताइए, जब माइनर चाइल्ड जब है इसको ये देख रेख कर रहा है, ये इसका संरक्षक है, तो इसे नहीं लगेगा क्या कि मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है, मैं क्यों नहीं क्या करूं, इस एरिया को मैं क्यों ना देखूं, ये क्यों देखेगा। ठीक है, ये जो था संरक्षण, शेर खां उर्फ यही फरीद खां के नाम से यही जाना जाता है, फरीद खां के नाम से यही जाना जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जब इनका यानी आपको समझना क्या है कि जब ये माइनर चाइल्ड है तो इसने, शेर खान ने क्या किया, फिर बाद में जो है इसने फिर क्या की पूरी की पूरी सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, इसने पूरी सत्ता, इसने पूरी सत्ता क्या की, अपने हाथ में ले ली, बाद में पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि बिहार में जो कहा जाए कि दूसरे अफगान शासक के तौर पर, यानी बिहार में इसने क्या किया कि काफी बिहार में अफगान वंश को इसने क्या किया, को काफी मजबूत किया, काफी मजबूत किया यानी स्ट्रॉन्ग किया। अगर हम लोग बात करें किसने किया था, शेर खान ने किया था, फरीद खान ने। देखिए जलालुद्दीन नामक एक शासक था, अगर आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि नुहानी वंश का कौन सा शासक था जिसका संरक्षक, नुहानी वंश का कौन सा शासक था जिसका संरक्षण शेर खान था, तो अगर हम लोग बात करें तो जलालुद्दीन या जलाल खान जो था ये एक बालक था। इसके पीछे देखिए एक थोड़े छोटा मोटा क्या है इसके पीछे एक, हाँ इसके पीछे हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा एक कहानी इसमें आता है कि सुल्तान मोहम्मद था एक, ठीक है ना, तो वो ही उसको ही उसका ही ये क्या था फिर बालक था, और इसे ही क्या किया गया, शासक जब बनाया गया तो ये उसका पैट्रोन था, पैट्रोन इन द सेंस संरक्षक था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि शेर खां को यहीं से मौका मिलता है कि अब क्या करें, लीड करें, लीड इन द सेंस कि किस प्रकार से अब आगे जो है जाना है या किस प्रकार से हम क्या करेंगे अपने सत्ता को आगे ले जाएंगे। तो ये किया किसने था, ये किया था शेर खान ने, ठीक है ना, ये किया किसने था, ये किया था शेर खान ने। तो कुछ चीजें थोड़ा सा क्या करनी है आपको समझनी है, हाँ कुछ चीजें समझनी है कि जैसे किस प्रकार से क्या चल रहा है इनका, किस प्रकार से इनका अगर हम लोग बात करें तो इनका क्या चल क्या रहा है, यानी कि इनका जो डायनेस्टी है वो किस प्रकार से रन हो रहा था और इसको कब मौका मिला था। ठीक है,
ये हो गया। अब देखिए यहीं से इसके बाद एक कहानी शुरू होगी। कहानी इन द सेंस जो शेर खां के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो जो कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है हुमायूं से। हुमायूं से इन द सेंस कि हमेशा आप लड़ाई किसके किसके बीच देखिएगा, हुमायूं और शेर खां के बीच में आपको हमेशा क्या दिखेगी, लड़ाई दिखाई देगी, ठीक है ना, हुमायूं और शेर खां के। अब देखिए चूंकि ये इसका संरक्षण बना, अब संरक्षक बना तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसको दहेरिया का युद्ध कहते हैं, जिसको दहेरिया का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना, बैटल ऑफ दहेरिया। बैटल ऑफ दहेरिया, ये कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ दहेरिया होता है, ठीक है। अब बात करें कि ये दहेरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, अब यहाँ आ जाइए। तो दहेरिया का युद्ध हम देखते हैं कि मुगल जो शासक था हुमायूं, हुमायूं कौन था, ये था मुगल शासक, मुगल शासक हुमायूं, और जो दूसरा है ये अफगान, यानी ये जो थे और अफगानों के बीच, ठीक है ना, एंड अफगान्स, किसके किसके बीच हुआ था, अफगान्स के बीच हुआ था। दहेरिया का एक बैटल हुआ था, हाँ दहेरिया का क्या हुआ था, एक बैटल हुआ था। ये थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, दहेरिया का युद्ध हुआ था ये और ये युद्ध हुआ कब था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1532 ईस्वी में। तो जब ये युद्ध हुआ तो हुआ क्या कि हुमायूं ने क्या किया था, इन्हें पराजित किया, पराजित इन द सेंस डिफीट किया, डिफीट किया। हुमायूं ने क्या किया, अफगानों को पराजित किया। अब जब इन्हें पराजित कर दिया, यानी अफगानों को इसने जब पराजित किया जब पराजित किया गया तो बहुत सारा जो क्षेत्र है बिहार का, स्पेशल अगर हम लोग बात करें तो बिहार का हम क्या देखते हैं, बहुत सारा जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में आ गया, वो हुमायूं के क्षेत्र में आ गया, ठीक है। तो अब जब इसने इसे पराजित किया तो इसका मतलब ही ये हुआ कि हुमायूं के यानी अब हम क्या देखते हैं, हुमायूं के क्षेत्राधिकार में बहुत सारे क्षेत्र बिहार के आ गए, बहुत सारे क्षेत्र बिहार के बहुत सारे जो एरिया थे वो किसके अंडर में आ गए, वो हुमायूं के अंडर में आ गए। तो अब तो जो इसके पहले जो आपने देखा जलाल खान जो था वो ऑलरेडी माइनर चाइल्ड था, एक छोटा बच्चा था, तो उसको लेकर के जो नुहानी यानी कि जो नुहानी लोग थे, नुहानी जो थे, नुहानियों के द्वारा जलाल खां को लेकर पलायन किया गया। पलायन का मतलब ये हुआ, देखिए माइनर चाइल्ड है, जो जलाल खान था वो तो ऑलरेडी छोटा था, तो जो नुहानियों को ये लगा कि अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हुमायूं के अंडर में आ गया है, तो जो हमारा जो शासक है जो जलाल खान, ये तो ऑलरेडी एक माइनर चाइल्ड है, तो क्यों ना हम यहाँ से क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए, हम यहाँ से जल्दी जल्दी क्या करें, यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो दे माइग्रेटेड फ्रॉम दिस एरिया विद जलाल खान, ये जलाल खान के साथ क्या हो गए थे, यहाँ से इस क्षेत्र से ये यहाँ से निकल गए। अब जब ये क्षेत्र से निकल गए तो अब किसको मौका मिलेगा यहाँ पे शासन करने का, हाँ जी, अब यहाँ पे फिर किसको शासन करने का मौका मिलेगा, किसको, शेर खान को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो फरीद खान है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हुमायूं ने अटैक किया, अफगानों के साथ युद्ध हुआ था, युद्ध में पराजित कौन हो गए, अफगान पराजित हो गए। इन्हें इतना डर हुआ कि कहीं हमारा जो छोटा जो बच्चा है ये कहीं मर न जाए या इसे मार न दे, तो हम लोग ये बेहतर है कि इसको लेकर के कहीं यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये लोग क्या हुआ, यहाँ से लेकर के निकल गए। जब यहाँ से लेकर चले गए तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र था, फिलहाल तो हुमायूं ने जीता था, लेकिन शासक के तौर पे जैसे जो उसका संरक्षक था उसे पूरा मौका मिल गया और तुरंत शेरशाह ने क्या किया, अपने आप को शासक घोषित कर दिया, ठीक है ना। तुरंत हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो इस घटना के बाद यानी आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि इस घटना के बाद शेर खान ने, यानी शेर खां जिसको हम लोग शेरशाह भी कहते हैं, शेर खान ने स्वयं को इस क्षेत्र का
इस क्षेत्र का शासक घोषित किया? क्या किया? शासक घोषित किया। अपने आप को इस एरिया का इसने क्या किया? ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर ऑफ दिस एरिया। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ रूलर ऑफ दिस एरिया या रूलर ऑफ दिस एरिया। उसने इस क्षेत्र का क्या किया? अपने आप को शासक घोषित कर दिया और इसने हजरत आला की उपाधि ली। इसने हजरत आला की उपाधि ली। इट मीन्स he owned the title of हजरत आला। इसने कौन सी उपाधि ली? हजरत आला की उपाधि ली। तो ये चीज समझना है क्या कि इस घटना के बाद ही क्या हो गया? शेर खान को मौका मिल गया और उसने क्या किया? अपने आप को शासक घोषित कर दिया। इसने अपने आप को क्या किया? शासक घोषित कर दिया। ठीक है। अब आ जाइए, अब इसके बाद जो शेर खान की रिगार्डिंग कुछ जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसका जन्म, मतलब ये कहाँ से था, ठीक है ना, और क्या क्या चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली इसे। और हम लोग बात करेंगे, अगर यहाँ आगे अगर हम लोग देखें तो शेर खान के बारे में अगर बात करें, हाँ, शेर खान के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यार शेर खान के बारे में अगर बात करें तो ये 1472 में हम क्या देखते हैं? इसका जन्म होता है, यानी इसका जन्म हम देखते हैं 1472 में होता है। ठीक है। अगर बात करें कि ये अफगान के कौन से कबीले से थे, हाँ, अफगान के कौन से अगर बात करें कि कबीले से थे, तो देखिए ये कबीला इन द सेंस कि एक नॉर्मल जो परिवार जो होता है, हाँ, एक नॉर्मल परिवार जिसको कहा जाता है कि एक नॉर्मल परिवार से थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसके बचपन का नाम कई बार कभी पूछ देता है कि बचपन का नाम क्या था इसका। बचपन का नाम फरीद खां, ठीक है ना, बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था इसके। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करिए था चाइल्डहुड नेम के बारे में बात कर रहे थे, पिता का नाम क्या था? हसन खां। पिता का नाम क्या था? हसन खां। हसन खान जो थे ये जौनपुर के एक छोटे से क्या थे आपको मतलब जिसको कह सकते हैं जमींदार जागीरदार, ये जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे। एक छोटे जमींदार थे। कौन? ये हसन खान के बारे में बात करें, पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कहां से थे। अच्छा, इनके पूर्वज यानी इनके एंसेस्टर्स की बात करें, इनके जो एंसेस्टर्स हैं यानी इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज, ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ये कहाँ के थे? तो ये अफगानिस्तान के राहरी नामक ग्राम के थे। कहाँ के थे? अफगानिस्तान के राहरी नामक ग्राम के थे। कहाँ से थे? राहरी नामक ग्राम से थे। ग्राम इन द सेंस गांव से थे। राहरी नामक ग्राम से थे ये, ठीक है ना, राहरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन जिसके बारे में बात की जाती है, ये कहां से थे? ये राहरी नामक कहां से थे? ग्राम से थे, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करें कि इसको शेर खां का टाइटल किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, इसने माना जाता है इसने बचपन में, इसके पीछे कहानी है कि इसने क्या किया था, बचपन में ही एक शेर का शिकार किया था, जिसके कारण मोहम्मद, ध्यान रखिएगा किसने टाइटल किसने दिया था, हाँ, तो टाइटल अगर हम लोग बात करें कि इसको टाइटल किसने दिया था, मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे ये टाइटल दिया था। इसको जो उपाधि है ना शेर खां, ये जो शेर खां फरीद नाम है, शेर खां का जो उपाधि है ये दिया किसने कहा? मोहम्मद बहार खान लोहानी। मोहम्मद बहार खान लोहानी के द्वारा शेर खां उपाधि दी गई थी। शेर खां उपाधि दी गई थी। अभी मैंने बता भी दिया है कि इसने बचपन में क्या था, शेर का शिकार किया था, इसी वजह से इसे क्या नाम दिया गया था, इसे शेर खां का टाइटल दिया गया था,
ठीक है ना, इसे शेर खां का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे पिता का नाम हसन खां था, पूर्वज अगर बात करें तो अफगानिस्तान के ग्राम राहरी नामक ग्राम से ये लोग बिलोंग करते थे। और इसको शेर खां का टाइटल किसने किया दिया था, तो हो सकता है मोहम्मद की जगह नहीं आता है, बहार खान लोहानी, बस ध्यान रखिएगा किसने क्या किया था, इसे उपाधि दी थी। अच्छा एक चीज और है, हसन खान जो थे इसने क्या किया था, ये मेन इसके पिता, तो इसने क्या किया था, ये बहार खान लोहानी के पास अपने बेटे को भेजा था कि आप जाओ वहां पर जाकर के क्या करो, ट्रेनिंग लो, उनसे सीखो सारी चीजों को। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो फरीद है वो कहाँ पर दिखता है हम लोगों को, सासाराम वाले जो क्षेत्र है वहां पर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, वहां पर हमें दिखाई देता है। फरीद के बारे में अगर बात करें तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि सासाराम वाले क्षेत्र में वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसके जो कुछ अभियान थे, ये था शेर खां के बारे में, बहार खान लोहानी ने इसे टाइटल दिया। तो ये इसके रिगार्डिंग जो स्पेशली शेर शाह सूरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखिए हमेशा बना रहा। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहा हुमायूं के साथ इसका, ठीक है ना, हुमायूं के साथ हम क्या देखते हैं, इसका एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। लेकिन हाँ, जब ये शासक बना, अगर शेर खां जब ये शासक बन गया तो इसने शासक बनने के बाद जो अभियान किए, यानी अपने आप को इसने मजबूत कैसे किया कि भाई हुमायूं को टक्कर दे सके। इसने कौन कौन से मतलब अगर बात किया जाए तो इसने कौन कौन सा कैंपेन किया था जिसके द्वारा ये काफी ज्यादा क्या हो गया था, फेमस हो गया था। तो देखिए इसने अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ देखिए इसने बंगाल विजय, इसका जो है बंगाल विजय हम लोग को दिखाई देता है कब, आ जाइए, यानी कि जो बंगाल को जो इसने पराजित किया था तो ये था 1534 में। पीटी के देखिए अब थोड़ा सा क्या है, पीटी के पर्पस से कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 1534 में हम लोग क्या देखते हैं कि एक लड़ाई लड़ी थी इसने, सूरजगढ़ा की लड़ाई, सूरजगढ़ा की लड़ाई, ठीक है ना, बैटल ऑफ सूरजगढ़ा, बैटल ऑफ सूरजगढ़ा, ठीक है ना। तो ये बैटल ऑफ सूरजगढ़ा में हम क्या देखते हैं, इसमें शेरशाह विजयी हुआ था, इसमें शेरशाह विजयी हुआ था, यानी ये क्या हुआ था, इसमें जीत गया था, शेरशाह इसमें जीत गया था। ये बंगाल विजय इसने किया था 1534 में। ये सूरजगढ़ा की लड़ाई थी जो इसमें, उसके बाद इसने क्या किया था, ठीक है। अब आ जाइए, इसने पूर्वी यानी कि सूरजगढ़ा की लड़ाई करके इसने क्या किया था, पूर्वी भारत पर इसका क्या हुआ, एकाधिकार हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसने 1537 और 38 में जो और भी वहां के छोटे मोटे शासक थे, तो फिर से इसने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, फिर से बंगाल पर इसने अटैक किया। जो भी कुछ छोटे मोटे अगर शासक हुए तो उन्हें इसने क्या किया, मतलब उसने डिफीट करके, हाँ उन सबको डिफीट करके इसने प्रॉपर वे में क्या किया, बंगाल को भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। इसने बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें कि यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि अब मेन है क्या कि जो मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में बात करते हैं कि हुमायूं के साथ हम लोग क्या देखते हैं। अब आते हैं कि देखिए 1539 ईस्वी में जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध इसने लड़ा था वो था बक्सर के समीप कौन सी लड़ाई लड़ी थी इसने, चौसा की लड़ाई यानी बैटल ऑफ चौसा। अब ये किसके साथ लड़ा था इसने, बक्सर के समीप हुमायूं के साथ। किसके साथ, हुमायूं के साथ, यानी मुगल एम्परर हुमायूं के साथ इसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, चौसा की लड़ाई लड़ी थी। और इसमें यह जीत गया था, या इसने पराजित किया था किसे, हुमायूं को। इसने हुमायूं को पराजित किया था, इसने हुमायूं को पराजित किया था, इस युद्ध में को पराजित किया था। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी किसकी, शेरशाह सूरी की। ये काफी थी, क्या थी, बहुत बड़ी विक्ट्री थी। 1539 में जो इसने युद्ध किया था,
1539 में जो इसने युद्ध किया था, ये क्या थी, इसकी बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और उसके बाद लास्ट अगर हम लोग फाइनल इसके बारे में बात करें तो 40 ईस्वी का बिलग्राम युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ बिलग्राम। कब ये पूरे भारत का शासक बना? बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है ना, बैटल ऑफ बिलग्राम। इसमें इसने किसे हराया था? ये युद्ध भी हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह, ठीक है। और इस युद्ध में शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध में इसने क्या किया? हुमायूं को पराजित किया, हुमायूं को पराजित किया, यानी he defeated हुमायूं in this battle, so in this battle and after that he became, हाँ उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो है मतलब भारत का शासक जिसको हम लोग, हाँ भारत का शासक जो है ये क्या हुआ था मेन इसके बाद बना, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो 1540 में इसने क्या किया था? बिलग्राम के युद्ध में से पराजित करने पर शेरशाह जो है प्रॉपर क्या बना? शासक बना, शासक बना। और इसने शेरशाह सूरी का पूरा टाइटल लिया, ठीक है ना। इसने क्या किया? शेरशाह सूरी का टाइटल लिया। ये थे बेसिकली अभियान। किसके अभियान थे? ये शेरशाह सूरी के कैंपेन थे, शेरशाह सूरी के कैंपेन थे। इन द सेंस शेरशाह सूरी के द्वारा जो अभियान किए गए थे, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, ये सारी चीजें हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। किसने कहाँ कहाँ पर कौन सी लड़ाई लड़ी है, इसने कहाँ कहाँ पर कौन सी लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना, इसने कहाँ कहाँ पर कौन सी लड़ाई लड़ी है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या देखते हैं, शेरशाह के कंटेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा जो अफगान वाला जो एरिया था, अफगान के जो शासक थे, नुहानी डायनेस्टी का पतन हो रहा है। और नुहानियों के जाने के बाद किस प्रकार से शेरशाह को मौका मिला, ठीक है ना। शेरशाह, राहरी, राहरी नामक एक जगह था अफगानिस्तान का, जो जहां से इनका ओरिजिन, जो इनके क्या थे, इनके पूर्वज कह लीजिए या इनके एंसेस्टर्स जो थे। तो ये बेसिकली क्या था, ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ये शेरशाह सूरी का क्या था? कैंपेन था, या इसने जहां जहां युद्ध किया था हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो अब देखिए, इसका सूरजगढ़ा की लड़ाई लड़ी इसने, ये बंगाल अभियान था इसका, बंगाल पर विजय, पूर्वी भारत इसके अंडर में आ गया था। उसके बाद बात करें तो हम लोग देखते हैं 1537-38 में जो प्रॉपर बंगाल को उसने क्या किया? अपने अधीन में ले लिया या अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया। 1539 में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है हुमायूं के साथ, और जब हुमायूं के साथ युद्ध होता है तो उसमें वो क्या होता है? ये हुमायूं को पराजित करता है। नेक्स्ट आते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, और इसमें प्रॉपर वे में क्या होता है? शेरशाह सूरी शासक बनता है, कहाँ का? हिंदुस्तान का, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इसे मुगल बादशाह नहीं ना बोलेंगे, इसे अफगान बादशाह बोला जाएगा, ठीक है। मुगल बादशाह नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अफगानी था। आज इतना रहने दीजिए, बाकी सब चीजें हम कल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आज इतना रहने देते हैं, आज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, और बाकी चीजें रेस्ट थिंग्स विल बी डिस्कस, हाँ रेस्ट थिंग विल बी डिस्कस। मैं बता दूंगी आप लोग को, आज इतना रहने दीजिए, बाकी चीजें जो भी कुछ रह रही होंगी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें आप सभी, ओके।